हेलो 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 हेलो। है है। लेट ओपी, लेट आ रहे हो तुम? है कितनी गलत बात है, पहली क्लास में लेट आ रहे हो। ये देखो आप, शुरू हुई है चैटिंग, धनाधन 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 धनाधन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, एक कर दो चैटिंग मुझे दिखे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अर्ली ओपी। राम राम जी मेरे भाई, तैयार हो जाओ। सही है, चेक कर लीजिए आवाज वगैरह। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, बातें बाद में होंगी, क्या मेरी आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रही है? क्या मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा हूँ? दोनों बातें। हम्म। बोलो जल्दी 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 जल्दी। यस सर यस सर यस सर यस सर। इसका मतलब मैं मान लूं कि भैया मेरी आवाज बिल्कुल सुनाई, बढ़िया सुनाई दे रही है, मैं भी बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा हूं, इसका मतलब अब कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरू करें? यस सर, तो मेरे भाई शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान के जेई के सबसे बड़े बैच में, जिसका नाम है लक्ष्य 1.2। और ठीक एक साल के बाद इसी बैच से आप देखिएगा बहुत सारे, ढेर सारे सिलेक्शन यहां से निकलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं भैया बैच की, भाई अपने पुराने मोड में। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, राधे राधे बेटा, जय श्री कृष्णा, वालेकुम अस्सलाम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, खुश रहो, मस्त रहो, फोड़ते रहो। कद्दू गैंग ओपी। यस, कद्दू गैंग इज ऑलवेज ओपी भाई। ओए आयुषी टाइप नहीं करेगा तू, देख। ठीक है, एक बम जो तूने फोड़ा है ना, ये आयुषी वाला, मैं जहां जाता हूं वही लोग मिल जाते हैं मुझे टोकने के लिए। हाँ। आयुषी पार्ट 2, हाँ ये बात सही बोली है। बिल्कुल, कुछ अधूरी कहानियां रह गई थी, उन कहानियों को पूरा करना है। पूरा साल का वक्त है हमारे पास। हाँ। इटालियन। अच्छा, ठीक है, इस बार उनसे भी मिलवा देंगे। और बता, मतलब इस साल मैं तुझे सबसे मिलवा दूंगा। खुश? हाँ, लेकिन कंडीशन अप्लाई है भाई, कंडीशन अप्लाई है कि लास्ट तक टिके रहना पड़ेगा तुझे। हाँ, ये मत सोचना कि पहली क्लास में ही। हाँ, इस बार FIGURE भी बोल दूंगा। और बता, और बता भाई। ओए रूस वाले, पढ़ाई कर ले। हाँ, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो चलो फिर शुरुआत करें। आई होप सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं, अभी थोड़े से और बाकी हैं, थोड़ा 2-3 मिनट उनका ही वेट कर लेते हैं। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर 11th वेस्ट हो गया सर। कोई बात नहीं बेटा, तेरा अकेले का वेस्ट नहीं हुआ, तेरे जैसे लाखों पड़े हैं, ठीक है, जिनका 11th वेस्ट हुआ है। ठीक है, बच गया बाल बाल भाई। हाँ, कोई बात नहीं। आज की क्लास में हम सारी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे, उन सारी दिक्कतों के बारे में बात करेंगे जो तुझे परेशान कर रही थी, जो तुझे परेशान आगे करेंगी। हाँ। यस सर। सर आप अपना टीचिंग स्टाइल बता दीजिए। भाई, ये चीज बताने की नहीं होती, ये चीज महसूस करने की होती है ना? क्लास अटेंड कर, 2-4-5 दिन क्लास अटेंड कर, अपने आप तुझे समझ में आ जाएगा। ये कद्दू, हाँ कद्दू, माई 11th स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। यो, वो कह रहा सर आईफोन इस बार तोड़ के, ओए चुप है। इस बार ये भाई कहां गया मेरा फोन, कहां गया, ये रहा। आज से ठीक एक साल पहले मैं आप लोगों की क्लास ले रहा था 11th क्लास में, जिसकी बदौलत फोन मेरा अपग्रेड होके ये हो गया है ना? अब देखना ये है कि आप लोग इसको कहां अपग्रेड करोगे। हाँ। तुम पे कोई भरोसा नहीं है भाई, तुम इसको भी तोड़वा सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, सिवाय सिवाय लगातार पढ़ने के अलावा तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, 11th ओपी है सर, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, 11th ओपी है तो मुझे ये चाहिए था। सलीमियंस,
यस, अब सब लोग तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। तो जैसे कि आज की हमारी क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ये हमारी आज की पहली क्लास है। आज की क्लास में हम थोड़ा सा बात करेंगे इस बारे में कि कैसे हमें पूरे साल आगे चलना है। ठीक है, आज की क्लास में आप ये मत समझना कि पहले दिन क्लास में बहुत थोड़ा फाड़ी मचाएंगे, खूब सारे सवाल कर लेंगे आज के दिन ही, पूरा का पूरा 12th क्लास की फिजिक्स आज अच्छी खासी कवर कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे अगर सोच रहे हो अपने दिमाग से तो निकाल देना उसको, क्योंकि आज की क्लास एक ऐसी क्लास है जिसमें शायद हम लोग बात कर पाएंगे उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रही हैं, जो शायद आपको बाद में फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बार जब सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा आज से ही, तो कल हम लोग इतनी बातें नहीं कर पाएंगे। कल हम सीधा केवल टू द पॉइंट चलेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो आज मेरे भाई जितना भी तेरे दिमाग में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तू टाइप कर सकता है। मैं उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। हाँ ठीक है भाई साहब, ठीक है, ओके। एसकेसी, हाँ मेरे भाई बिल्कुल, एसकेसी सलीमियंस खोपचा कंसेप्ट इस साल तुम्हें भर भर के मिलने वाला है, खूब भर भर के मिलने वाला है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। और जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो यार, अगले 8 महीने आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैं तो बहुत अच्छे से समझता हूं, आप समझते हो या नहीं समझते हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इस बात का याद हमेशा दिलाता रहूंगा कि अगले आने वाले जो 8 महीना है वो आपकी लाइफ को डिसाइड करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अगले 8 महीने जम के मेहनत कर ली तो बहुत ही शानदार कॉलेज का रास्ता आपका ओपन हो जाएगा। और एक बार मेरे भाई तू अच्छे कॉलेज में पहुंच गया ना, तो उसके बाद लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। ठीक है, तो इसके लिए आज आपको बहुत सारे प्रोमिसेस करने पड़ेंगे। ठीक है, वो प्रॉमिस मैं रोज आपको याद दिलाया करूंगा, देख तूने प्रॉमिस किया था, ठीक। और रोजाना का रोजाना आपको जो है मैं आपसे बेस्ट निकलवाता रहूंगा, यही मेरा काम है। अच्छा वो कह रहा है सर वी आर वेटिंग फॉर लेक्चर नंबर 11। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेक्चर नंबर 11 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बिल्कुल आएगा। हाँ तो चलो भाई शुरू करते हैं बातों को आगे बढ़ाने से पहले। सबसे पहले कुछ काम की बातें हो जाए मेरे भाई। तुझे पता है पीपीटी वाला मास्टर तो मैं हूं नहीं, ठीक है। तो मैं यहां पे सारी चीजें लिख के ले आया हूं अपने हाथों से ही, और हर एक बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज आज के दिन इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यह बात मैंने पिछले साल भी बोली थी, आज भी बोल रहा हूं कि मेरे भाई आपको ज्ञान लेना है, ज्ञान देना नहीं है। तो पहला पॉइंट तो हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना कि आपको ज्ञान लेना है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप सोचो कि भाई आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या यहां से कुछ नया सीखा, क्या कौन सा कंसेप्ट हम लोग कहां अप्लाई करें। आपका दिमाग इस बात पे नहीं होना चाहिए कि सर को ज्ञान दे रहे हो या कि सर ऐसा करो, सर वैसा करो, ऐसा करो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद बात आपको पता होगी कि एक बहुत बड़ा बैच है, 1 लाख से ज्यादा बच्चे इसमें इस बैच में है। और इससे एक बात और बता दूं बेटा, अगर जेई की प्रिपरेशन तू करने जा रहा है, तुझे पता होगा इस साल तकरीबन 13 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दिए जेई मेंस में, 13 से 14 लाख इस साल। तो एक अच्छी बात तो ये है, अगर मैं तुझसे पूछूं भाई मान के चल 13 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सीट कितनी है भाई साहब, अगर मैं बात करूं तो सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं 13,000 या 20,000 सीट मान लूं थोड़ी देर के लिए, कि मान के चलो भैया जेई मेन जेई एडवांस में 20,000 के आसपास सीट है, 20,000 30,000 25,000 के आसपास सीट है। तो यहां से बात तो ये समझ में आ रही होगी कि जो परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो है वो 2% है। चेक करके देख ले भाई साहब, अगर जेई मेंस वगैरह की सारी सीट अगर तू जोड़ेगा तो 25,000 के आसपास सीट बैठेगी। तो यहां से तुझे एक चीज का आइडिया निकल के आ रहा होगा कि जो सिलेक्शन रेशियो है, जो सिलेक्शन परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है, वो मात्र 2% है। ये बात सच है, 1 से 2%। 1% बच्चों का सिलेक्शन होगा आईटी जेई में और 2% बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा आईटी जेई और नीट, आईटी जेई और मेंस में। ये बात सच है। तो पहली बात, इसको हल्के में बिल्कुल ना लेना, इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर जब भी कभी तू कभी हवा में उड़े, आंख बंद करके सोचना 13 लाख 14 लाख लोग इस एग्जामिनेशन में तेरे साथ बैठेंगे, जिसमें से सिलेक्शन मात्र होगा 20,000 या 25,000 का एट मैक्स। तो सिलेक्शन और परसेंटेज 2% है। 2% का मतलब 100 में से 2 लोगों का सिलेक्शन होना है, ठीक। लेकिन तूने कहां एडमिशन ले लिया है, बोले सर हमने तो लक्ष्य में एडमिशन ले लिया है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अगर तूने लक्ष्य में एडमिशन ले लिया है तो ये बात सच है, हंसना मत, देख मैं सही बात बता रहा हूं, डाटा पे खेल रहा हूं पूरा, कि लक्ष्य में तकरीबन कितने बच्चे होंगे। बोले लक्ष्य बैच में तकरीबन होंगे 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास बच्चे। और इसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, बोले सर इसमें 1 से 1.5 लाख बच्चे होंगे, जिसमें से कम 10 से 15,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है। यह बात सच है, इस साल भी हुआ है, पिछले साल भी हुआ था, इस साल तो और ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर तू ध्यान से देखेगा तो यहां से लेके यहां तक, अब मैं तुझसे पूछूं परसेंटेज रेशियो बता दे, तो तू बोलेगा परसेंटेज रेशियो हो गया तेरा 10%। मतलब 2% से ऑलरेडी 10% की तरफ तू जंप मार चुका है।
हमारी ये बात, अगर तू लक्ष्य में एडमिशन ना लेता, ठीक है, मान के चल, तो तू समझ जा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो सिलेक्शन रेशियो है 1% से 2%। जैसे ही तूने हमसे जुड़ गया है, लक्ष्य बैच में तू जुड़ गया है, तेरा सिलेक्शन परसेंटेज हो चुका है 10%, मतलब 5 गुना तैयारी, ठीक है, 5 गुना प्रोबेबिलिटी तो तू यहीं पर एक तरीके से तूने पाली है। अब ध्यान से सुनना अगली बात, डेटा ये बोलता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, डेटा ये बोलता है कि 13 लाख लोगों में से मान के चलो 20 से 25 के हमारे पास सीट थी, तो इसमें से सिलेक्शन रेशियो बैठा 1% से 2% के बीच में। तू आ गया भाई साहब लक्ष्य में, यार लक्ष्य की स्पेलिंग बड़ी मुश्किल से याद होती है यार मुझे, लक्ष्य 1 में, यहां पे अपने पास बच्चे होंगे 1 से 1.5 लाख और सिलेक्शन होने वाला है 15,000 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। इसका मतलब परसेंटेज जो रेशियो है वो तेरा चला गया है 10 से लेके 14% तक। सर ये बात तो बता दी आपने, बड़ी अच्छी लग रही है सुनने में, ठीक है, कह रहा रॉन्ग स्पेलिंग है, ओए हमारे यहां ना ऐसा ही होता है, ठीक है, यही है स्पेलिंग, ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं तुझे बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना है, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि यार अभी भी सर सिलेक्शन जो है 100 में से 14 लोगों का हो रहा है या 10 लोगों का हो रहा है, मतलब 85 लोग ऐसे हैं जिनका शायद सिलेक्शन ना हो। तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बोले यार तो थोड़ा सा डिस्प्रेशन भी आता है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी आता है, यार 100 में से 14 लोगों का सिलेक्शन होगा, 15 लोगों का होगा, हमारा होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इस साल का और पिछले साल का अगर मैं डाटा तुझे दिखाऊं तो मेरे भाई, अगर पहले दिन 1 लाख बच्चों में से सबने क्लास अटेंड करी हो, तो बिलीव मी, जो बच्चे लास्ट तक क्लास अटेंड करते हैं, सारी की सारी लास्ट तक क्लास अटेंड करते हैं, जो सारे बच्चे टेस्ट देते हैं लास्ट तक बिना कोई ज्ञान दिए, अगर मैं उनका डाटा निकालूं तो इसी में से उनका डाटा निकल के आता है मात्र 10,000। ये बात सच है, लास्ट तक जो बच्चे टिके रहते हैं मात्र 10,000 या 12,000, 12,000 से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 10,000 या 12,000, ये डाटा रहता है अप्रोक्सीमेटली। अब इसमें से मान के चल थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं भाई ये 12,000 का डाटा निकल के आ रहा है, समझ मारी बात, और सिलेक्शन कितने लोगों का हो रहा है भाई साहब, अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास का हो रहा है, ठीक। तो ये डाटा तो समझने की कोशिश कर, ये 12 की जगह सोच अगर मैं 20,000 भी कर, 15,000 भी कर देता हूं अप्रोक्सीमेटली, कि लास्ट तक 15,000 बच्चे टिके रह गए और सिलेक्शन भी लगभग इतने लोगों का हो रहा है, तो सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो देख तेरा 80 to 90% हो गया, यहीं पर 80 to 90% हो गया और 100% हो गया अप्रोक्सीमेटली। तू चेक करके देख ले, यहीं से ये फैक्ट है, ये बात सच है, समझ मारी बात। और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक बात समझ में आती है, क्या समझ में आती है, कि सर अब जेईई मेंस और जेईई एडवांस का पैटर्न बदल चुका है। अब पहले जैसा वक्त नहीं रहा, जैसे पहले हुआ करता 10 साल पहले, 15 साल पहले। अब वक्त सारा हो गया है टिके रहने का। बात समझ में आ रही है? अब सारा वक्त किसका हो गया मेरे भाई? टिके रहने का। मैं एक बार फिर से बता देता हूं भैया, अपने भेजे में इसको भर ले। थोड़ा सा डाटा अगर मैं मॉडिफाई करूं, हल्का सा डाटा मॉडिफाई करूं, ऑन एवरेज अगर 10 लाख बच्चे जेईई मेंस में बैठते हैं तो तकरीबन, अगर जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो 10 से 12 हजार उनकी सीट होती है। तो तू मान ले 1% सिलेक्शन रेशियो है। तू जेईई यहां पर आया, तूने लक्ष्य में एडमिशन लिया, यहां पर अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 1 लाख बच्चों को टारगेट करूं कि ये 1 लाख बच्चे हैं, उसमें जो सिलेक्शन निकलते हैं वो तकरीबन 10,000 निकलते हैं। इसका मतलब 1% की पॉसिबिलिटी 10% बन चुकी है जब तूने लक्ष्य में एडमिशन ले लिया है सिलेक्शन की। अब तेरा काम है इस 10% को कैसे 80% में लेके जाना है। क्यों? क्योंकि बच्चे भले ही यहां पर 1 लाख हो, लेकिन लास्ट तक जो टिके रहेंगे ना, लास्ट तक जो टिके रहेंगे, वो लास्ट तक टिके रहने वाले बच्चे मुश्किल से 10,000 होंगे। और उन 10,000 में से अगर 8,000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है तो सिलेक्शन पॉसिबिलिटी 80% हो चुकी है। 100 में से 80 लोगों का सिलेक्शन होना मेरे हिसाब से बहुत आसान काम है। तो यहां पर मुश्किल क्या है? यहां पर मुश्किल सिलेबस नहीं है, यहां पर मुश्किल समझना भी नहीं है, यहां पर मुश्किल है लास्ट तक टिके रहना। तो आप सब लोगों को यहां पर मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि यस सर, नीचे टाइप कर सारे के सारे बच्चे, यस सर हम लास्ट तक टिके रहेंगे सर।
आप जैसे जैसे बोलोगे हम वैसे वैसे फॉलो करते जाएंगे। हम पूरी तरीके से ब्लाइंडली फॉलो करेंगे सारे सर को, सलीम सर को, सचिन सर को, महाजन सर को, रोहित अग्रवाल सर को, अमिताभ सर को, सबको हम जो है ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाएंगे टिल द लास्ट। एंड बिलीव मी, तुम में से जो बच्चा लास्ट तक टिका रहेगा, लास्ट तक जो टिका रहेगा ना, वो इसके अंदर रहेगा, और जो इसके अंदर रहेगा वो इसके अंदर रहेगा। यही है केवल सिलेक्शन का एक ही मंत्र है, लास्ट तक टिके रहना है। बोलो, प्रॉमिस करना पड़ेगा। देख, और मैं ऐसे नहीं मान रहा, जो रजिस्टर तू लेके आया ना, उस रजिस्टर के पहले पन्ने पे लिख, पहले पन्ने पे लिख सलीम सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं लास्ट तक टिका रहूंगा। लिख, अभी के अभी, फटाक से लिख, जल्दी। मैं ऐसे नहीं मानना भाई। हाँ, लिख 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 लिख। वो कह रहा आपकी कसम, मेरी कसम। भाई पता चला कि मैं झूठी कसम खा रहा है, फिर दूसरा मास्टर ढूंढना भारी पड़ जाएगा। सारी बात समझ में? मेरे ऐसा पीस भगवान ने एक ही बनाया अभी। हाँ, कह रहा है कि सर आपकी कसम खाते हैं सर। ठीक है, हाँ, मेरी कसम नहीं खानी है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कुछ बातें हैं। सबसे पहले यहां पर, सबसे पहले ज्ञान लेना नहीं है, ठीक है, ज्ञान देना है, सॉरी ज्ञान लेना है, देना नहीं है, पहली बात। दूसरा, लास्ट तक टिके रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तू समझ मेरी बात को। मैं अगर मेरे दिल से अगर 100 लाइन लिख लेगी ना, तो 100 की 100 लाइन यही बोलेंगे कि बेटा लास्ट तक टिके रहना, लास्ट तक टिके रहना, लास्ट तक टिके रहना, लास्ट तक टिके रहना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। कोई भी चैप्टर होता है ना, कोई भी चैप्टर, उसके कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं भैया, ये हो गया तेरा बेसिक लेवल, ले भाई साहब बेसिक लेवल हो गया वाला, बिल्कुल एकदम ठीक है सर जी, बेसिक लेवल हो गया। ये हो गया, थोड़ा सा ऊपर जाएगा सब बोर्ड लेवल। मैंने कहा ठीक है भाई, बोर्ड लेवल हो गया। ये तेरा हो गया जेईई मेंस लेवल, ठीक है सर जी, जेईई मेंस लेवल हो गया। ये तेरा हो गया, इसी के साथ साथ मान के चल, इसी के साथ में आजकल हमारे नीट वाले बच्चे भी इसी के आगे पीछे रहते हैं, उनका नीट का पेपर भी हमारे जैसे ही, जेईई मेंस के जैसे ही आ रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और ये हो गया भाई साहब जेईई एडवांस लेवल, ठीक है सर जी। ये बात तो हमारी समझ में आ गई। ये जेईई एडवांस है, ये जेईई मेंस है, यहीं पर नीट है, और ये तेरा बोर्ड है, और ये तेरा बेसिक है। तो एक बात तो ये समझनी पड़ेगी, शायद तूने 11वीं क्लास में ये बात समझी हो, कि हम कवर तो ये करेंगे पूरा का पूरा, हमें कवर तो यही करना है, पूरा का पूरा यही कवर करना है, लेकिन क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहां से भी है, यहां से भी है, यहां से भी है, यहां से भी है। ये बात तो समझनी पड़ेगी, ठीक। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी तो यहां से भी है, यहां से भी आ सकता 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 है। सपोज कोई भी एक चैप्टर है, तू सपोज कहते तू कहेगा सब मुझे ना फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आता सर, एग्जांपल के तौर पर 11वीं क्लास का चैप्टर है। मैंने कहा ठीक है भाई सब नहीं आता, तो नहीं आता तो कोई बात नहीं, बेसिक बेसिक ही कर ले। क्या पता तू यहीं पर कोई सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है वो तू करके ले गया। कुछ जरूरी थोड़ी ना है कि भैया तुझे हर एक चैप्टर जेईई एडवांस के लेवल के बिल्कुल हाई फाई लेवल तक आने चाहिए कायदे में, लेकिन अगर किसी कारण बस कोई एक तेरा चैप्टर छूट गया है तो इट्स ओके, उसको आप एक डिसेंट लेवल तक जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि क्या पता यहां से सवाल आ जाए। और ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब तू लास्ट तक टिका रहेगा। सर लास्ट तक टिके रहने का मतलब क्या है? लास्ट तक टिके रहने का मतलब यह है कि मैं यहां से पढ़ाऊंगा, कभी क्लास का लेवल बहुत ऊपर जाएगा, कभी बहुत ही ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी बेसिक से आएगा, कभी जैसे आएगा। अगर तू लास्ट तक टिका रहेगा तो डिसेंट लेवल तक सारी चीजें तू अपने आप कवर कर जाएगा, और यह बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर जी, ओके, यहां तक बात हो गई है। डू योर बेस्ट। आई थिंक आप सब लोगों को आईआईटी में सिलेक्शन की भूख होगी, आप सब लोग जानते होंगे कि सर जो है, सर हमको आईआईटी में सिलेक्शन लेना है। अब आईआईटी में सिलेक्शन लेने के लिए आपके कुछ सवाल जवाब हैं। सर जी कितना घंटा पढ़ूं? कितना घंटा पढ़ने से आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा इसका कोई जवाब नहीं है, इस सवाल का बस एक ही जवाब है, डू योर बेस्ट। आप अपना बेस्ट करो, मैं इधर से अपना बेस्ट करूं, तू उधर से अपना बेस्ट कर, दोनों मिलकर बेस्ट करते हैं और इस जर्नी को शानदार तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। यह ही एक सिंपल सा तरीका है। समझ मारी बात? इसके लिए तेरे पास एक बहुत अच्छा टीचर होना चाहिए, जो कि तू जानता ही है, ठीक है। ठीक, मेरी साइड से, हमारी साइड से कोई कभी कमी नहीं होगी, ठीक। तेरी साइड से तू कमी मत होने दे, अपनी साइड से तेरी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों मिलकर बेस्ट करेंगे, सिलेक्शन को उस पार पहुंचाना फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। ये सोच लेना, ध्यान से मेरी बात सुन ले, रोज का रोज अपना बेस्ट करना है, यही इकलौता मंत्र है।
और हमारी बात, बच्चे सोचते हैं सर आज मैं 14 घंटे पढ़ लूं क्या, 15 घंटे पढ़ लूं क्या, सर ये यार 1 कैसे लाएं, सर ये यार 100 कैसे लाएं, यार 50 कैसे लाएं, सर इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। भैया हमारी तो बस एक ही स्ट्रेटेजी रहेगी, सुन ले ध्यान से, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, तीनों सब्जेक्ट में एक ही स्ट्रेटेजी रहेगी। क्या सर, हम अपना बेस्ट करेंगे, रोज का होमवर्क रोज करेंगे, रोज की क्लास रोज करेंगे। यही है भैया मूल मंत्र, इकलौता मूल मंत्र। बात समझ में आ रही है? इकलौता मूल मंत्र, रोज की क्लास रोज करनी है, रोज का होमवर्क रोज करना है। ये नहीं कि आज जो होमवर्क दे दिया भाई साहब कल छूट गया परसों छूट, ना ना, रोज आना करना भाई साहब। और इन सबके अंदर मैं आपसे बोलूंगा डू योर बेस्ट, अपनी तरफ से बेस्ट करो। अब 100% छोड़ 150% करना भाई साहब, 50% 11th क्लास वाला भी तो है जो तू बर्बाद कर चुका है। क्लियर है? ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगला एक डाउट आपके दिमाग में आता है, अब तू सोच रहा होगा कि सर पढ़ाओ ना, सर पढ़ाओ, ये सब क्यों बता रहे हो सर, ये सब मत बता, सर पढ़ाओ पढ़ाओ। देख मेरी बात सुन, तू जानता है मैं पढ़ाऊंगा, कोई बच्चा ये टाइप करेगा सर 11th बर्बाद हो गया, सर मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या, सर मैं 11th का रिवीजन कैसे करूं। ठीक, तो वो सारी बातें जो मेन लाइव क्लास में बीच में आती, सारी बातें बीच बीच में तू बार बार पूछता, तो सारी बातें मैंने आज की क्लास में यहां पर लिख दी है। ठीक है, जो कि तकरीबन 30 से 35 मिनट चलेंगी, पहले बता देता हूं मैं, तो 30 से 35 मिनट तुझे झेलना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जो है अपने जो है चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर मैं ये डिस्कशन नहीं करूंगा। फिर अगर तू बोलेगा ना 11th बर्बाद होगी क्या करें, फिर मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा इस बारे में। बस अभी ध्यान से सुन ले, ठीक है, अभी ध्यान से सुन ले, और इसमें से जो जो चीज समझ सकता है भाई तू समझ ले। तो अगला प्रश्न ये है, सब मेरी 11th बर्बाद हो गई है, तो देख भाई, अगर सच्ची मुच्ची का डाटा अगर मैं बोलूं, 80% बच्चों की 11th बर्बाद हो चुकी है, ये बात सच है। ठीक है, तुम में से काफी बच्चे अर्जुनास में होंगे, जरा मुझे एक बार बताना जरा डाटा यहां पे देख के। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, पोल आ गया भाई साहब, पोल आ गया, पोल आ गया, पोल आ गया। मैं एक बार चेक करना चाहता हूं कितने बच्चों की 11th। सबसे पहले बढ़िया है, बढ़िया, वो थंब अप टाइप करें, और जिनकी 11th बर्बाद हो चुकी है वो थंब डाउन टाइप करें। आओ शुरू करते हैं, बोर्ड टाइप, स्टार्ट पोल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, चेक करते हैं भाई। हाँ, जल्दी जल्दी, सब बच्चे कह रहे हैं भाई ए टाइप कर दे, ए टाइप कर दे, ए है, ईमानदारी के साथ, हाँ ईमानदारी के साथ, जल्दी, यस, हाँ। अबे पोल तो आ रहा है ना, ये तो नहीं कह रहा सब पोल नहीं आ रहा सर, है, हाँ अब आए हैं जनता। ठीक है भाई साहब, व्यू रिजल्ट, अरे वाह यार शानदार, मुझे लग रहा है ये जरूर जरूर ये अर्जुना 1.2 है, ये निब्बा निब्बी वाले हैं, ये कद्दू गैंग वाले लोग हैं, मुझे पूरा भरोसा है यहां पर। तो भाई साहब ऐसे लोग हैं 61% और ऐसे लोग हैं 38%। बहुत ही बढ़िया भाई, दिल खुश कर दिया भाई तूने। मैं समझ गया कि ये सारे बच्चे वही हैं जिन्होंने पिछले साल बढ़िया तरीके से पूरी की पूरी मेहनत करी है, पूरी अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो किया है। हो सकता है अर्जुना 1.0 से हो, 2.0 से, 3.0 से हो, और ये बच्चे वो हैं जिनका 11th खराब हो गया था। अब बात ये है कि 11th खराब हो गया था, क्यों हुआ था? बात समझ में आ रही है? 11th क्यों खराब हुआ था, ये बात देखने की जरूरत है, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, ये अलग अलग बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम है। हो सकता है तेरी प्रॉब्लम कुछ और है, तेरे दोस्त की प्रॉब्लम कुछ और है। क्यों 11th बर्बाद हुआ, क्या वजह थी? जहां तक मुझे लग सकता है क्या वजह हो सकती है, पहली वजह तो ये हो सकती है कि भाई साहब तू लाइव से रिकॉर्डेड में शिफ्ट हो गया हो, ये बहुत ही मेजर वजह है। तुझे याद होगा ना, पिछले साल मैंने क्लास ली थी, ठीक है, चाय कैसे बनाए, ठीक है, जो बताया था ना, पिछले साल क्लास ली थी भाई साहब, लेक्चर को 2x पे ना देखें, ठीक है। और उस बात को जब लेके मैंने बोला था, मैंने कहा भाई रिकॉर्डेड नहीं देखना है, 2x के चक्कर में नहीं पढ़ना है, तब मुझे बहुत सारे लोगों ने ज्ञान दिया था, और मैं तो 2x पे ही देखता हूं, मैं तो 2x पे, मास्टर को कुछ नहीं आता है, नया नया मास्टर है, मैं तो खुद 2x पे देखता हूं। उस सारे बच्चों का जो मैंने बताया ना यहां पर कि 100 में से 80% बच्चे, अभी यहां पर तेरे सामने जो डाटा 40% बच्चे का निकल के आया, जो 40% बच्चे बैकलॉग हैं, ये मैक्सिमम वही बच्चे हैं जिन्होंने रिकॉर्डेड की तरफ जो शिफ्ट हुए थे। समझ में आ रही है? तो जो मुझे यहां पर दिखता है, जो डाटा शो करता है, डाटा ये शो करता है, जो बच्चा लाइव लेक्चर से
दूर होता चला जाता है, उसके बैकलॉग क्रिएट होते चले जाते हैं, और जैसे ही बैकलॉग क्रिएट होते चले जाते हैं फिर वो होमवर्क तो भूल ही जाओ, फिर तो उसके नोट्स भी ठीक से नहीं बनते, और धीरे धीरे उसकी पूरी की पूरी 11th क्लास बर्बाद हो जाती है। तो आज के बाद सब लोग यहां पर कसम खाओ, प्रण लो कि सर हम पूरी कोशिश करेंगे कि रोज का लेक्चर रोज लाइव देखेंगे। टाइप करो, सारे के सारे टाइप करो। बोले आज कसम खिलाने लाए हो सर? मैंने कहा हाँ। टाइप करो सारे के सारे। बोले यस सर, रोज का लेक्चर हम रोज देखेंगे, रोज का लेक्चर रोज लाइव देखेंगे, लाइव रिकॉर्डेड की नौबत नहीं आने देंगे। आई होप अब मुझे ये चीज समझानी नहीं चाहिए। पिछले साल मैंने समझाई थी स्टार्टिंग में, ठीक है। जिन लोगों की समझ में आई उन लोगों ने अपना 11th बहुत बढ़िया कर लिया, और जिन लोगों की समझ में नहीं आई उन्होंने 11th क्लास बहुत ही बर्बाद कर लिया। अब नहीं होना चाहिए यार, बात समझ में आ रही है? अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नहीं करना है यार। अब देख गलती हो गई है, देख अब ये गलती, जिंदगी ने दूसरा मौका दे दिया तुझे, दोबारा मौका नहीं मिलता जिंदगी में, तुझे मिल गया दूसरा मौका, ठीक। तो अगर आप पूछो, बोले सर मेरी 11th बर्बाद हो चुकी है, मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। बोले सिलेक्शन हो सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं, ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसे रहे हैं जिनका 11th पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था, और 12th में उन्होंने खूब मचाया, खूब मेहनत करी, पूरी जान लगाई और सिलेक्शन लिया। अगर तुम मुझसे ये प्रश्न पूछेगा कि सर मेरा 11th बर्बाद हो चुका, 12th में सिलेक्शन हो सकता है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट से तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज की क्लास है तो आज की क्लास में तेरा जोश बहुत हाई है, फोड़ देंगे सर 11th क्लास तो, ठीक है। ये जोश अलग लेवल का है, और कल की क्लास में थोड़ा डाउन फिर डाउन फिर डाउन फिर डाउन, और आखिरी में फिर उसी रास्ते पे चल पड़े जिस रास्ते पे 11वीं क्लास में थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तेरी 11th बर्बाद है, मैं ठीक कराऊंगा, हाँ मैं ठीक कराऊंगा। मैं मानता हूं कि इसको करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर्स तुम्हें देने पड़ेंगे, लेकिन मैं दूंगा। मैं तेरे को रास्ता दिखाऊंगा कैसे 11th को ठीक करना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझे हाथ थामना पड़ेगा सच्ची ईमानदारी के साथ और सच्ची नियत के साथ। बोले हाँ सर मैं अपनी 11th ठीक करना चाहता हूं, आप बताओ क्या करना है, बस तू ये बोल, फिर तू सारी चीजें मेरे हवाले कर दे, फिर मैं तुझे बताऊंगा सही सही वक्त पे कैसे 11th को ठीक करना है। और मेरी तरफ से जो 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 ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सकती है वो मेरी तरफ से मैं हेल्प करूंगा। टेंशन बिल्कुल मत ले, बस तेरी नियत में होना चाहिए कि हाँ सर मैं चाहता हूं कि 11th क्लास अपनी बढ़िया करना। बोल, अगर तू तैयार है तो मैं तैयार हूं, ठीक है। अगर तू तैयार है उधर से तो मैं तैयार। देख अपने आप नहीं होगी 11th ठीक, तू कहेगा सर लड्डू दे दो, लड्डू खा लूं 11th ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 11th जो बर्बाद है उसे ठीक करना एक डिफिकल्ट टास्क है। मैं तो तेरे साथ हूं, अगर तू हाथ आगे बढ़ाए तो। क्लियर है? कैसे करना है ये तू मेरे ऊपर छोड़ दे, तू बस ये बोल देना कि सर हम आपको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, जैसा आप बोलोगे हम वैसा करेंगे। बस मुझे ये जवाब चाहिए, और इसके पीछे 100% नियत चाहिए वो करने की। फिर तू टेंशन ना ले, तेरी 11th जो भी होगी मैं बढ़िया करा दूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है भाई। कैसे करना है, क्या इसके लिए क्या मुझे कुछ रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर लेने पड़े, या फिर रिवीजन लेक्चर लेने पड़े, या तुझे कुछ और रास्ता दिखाना पड़े, या कुछ भी जो करना है वो मेरा काम है, वो मैं करूंगा, वो मैं प्लान करूंगा बैठ के आराम से। तेरे को टेंशन नहीं लेनी इस बारे में, बस तेरे अंदर नियत होनी चाहिए कि हाँ सर आप जो रास्ता दिखाओगे मैं आपके साथ हूं, तो भैया मैं तेरी 11th क्लास कवर करा दूंगा। कब कवर कराऊंगा, कैसे कवर कराऊंगा, मेरे ऊपर है। बात समझ में आ रही है? वो मेरे ऊपर है कि मैं चैप्टर के बीच बीच में कराऊं हल्के से, ठीक है। 10-15 दिन हो गए, फिर चल आज छोटा सा एक चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया, चाहे मैं ऐसे कराऊं, ठीक है, कि चल आज ना हम लोग सर्कुलर मोशन रिवाइज करेंगे, सडनली मैंने सर्कुलर मोशन रिवाइज करा दिया तेरा काम का, ठीक है। या फिर हमारा जैसी 12th क्लास समाप्त हुई उसके बाद फिर थोड़ा डोज बढ़ा के 11th कैसे ही कराना वो मेरी टेंशन है, तेरा साथ होना चाहिए, बस खत्म कहानी। यस वी आर विद यू, बहुत बढ़िया, शानदार। उसके बाद तो भैया 11th की जो रिवीजन वाला पार्ट था, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यस हम सबकी है, मेरी है, तेरी है, हम करेंगे। अगर खराब हो गया है 11th क्लास तो हम मिलकर उसको ठीक करेंगे। क्लियर है भाई? तो अब अपने दिमाग से ये जो बोझ लिए तू घूम रहा है, सर मेरा 11th खराब हो गया सर मैं क्या करूं, अब इस बोझ को निकाल कर फेंक दे और कह दे भैया मेरा 11th खराब हो गया, तो तेरा आंसर होना चाहिए तो क्या, कद्दू। बहुत फेमस वर्ड है कद्दू, ठीक है। हर तरह की समस्याओं को हर लेता है कद्दू, हर तरह की समस्याओं को खा लेता है कद्दू। कोई भी परेशानी आए, बोले 11th क्लास में वाले चीज वाला आर्टिकल मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैं क्या करूं, कद्दू। क्लियर है? ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट चीज जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको क्लास में रेगुलर रहना है और सारी की सारी क्लास लाइव अटेंड करनी है। कुछ बच्चे ये मानते हैं कि रिकॉर्डेड ज्यादा बेटर है, कुछ बच्चों का ऐसा कहना है, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा हूं,
ठीक है, एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि सर लाइव ज्यादा अच्छा, रिकॉर्डेड ज्यादा अच्छा है। कुछ बच्चे आएंगे बोलेंगे सर रिकॉर्डेड ज्यादा अच्छा है। बोले क्यों? बोले सर सबसे पहले मेरा कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। मैंने कहा अच्छा सर, मैं जो है ना 2x पे देख लेता हूँ लेक्चर को, तो मेरा समय बच जाता है। ठीक है, मैंने कहा अच्छा चल ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं बोलूंगा 2x पे मत देख, ठीक है, तो फिर मुझे ट्रोल करेगा, कह रहेगा मास्टर को कुछ नहीं पता। मैंने कहा और बता। बोले सर जो है ना उसमें मैं फॉरवर्ड कर करके ना काम काम की चीजें निकाल लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा। बोले सर ये फायदे हैं रिकॉर्डेड के। मैंने कहा अगर ये फायदे हैं रिकॉर्डेड के, तो डेटा ये क्यों बोलता है कि भाई साहब इतने सारे बच्चों के बैकलॉग क्यों रह जाते हैं फिर? आप लोगों के बैकलॉग क्यों रह गए ऐसा? वो शायद इसलिए रह गए क्योंकि इसी फायदे के चक्कर में तुम रिकॉर्डेड की तरफ चले गए, और रिकॉर्डेड में आप जो कंटिन्यूसली मेहनत दी, जो कंसिस्टेंसी थी, वो आपने ब्रेक कर दी। तुमने सोचा भैया आज तो मस्ती कर ले, कल रिकॉर्डेड देख लूंगा, कल रिकॉर्डेड देखना है यार, ठीक है यार एक काम करते हैं आज और मस्ती कर लेता हूं, अभी 3 दिन का एक साथ रिकॉर्डेड देखेगा तू, तो भाई इस तरीके से सब्जेक्ट थोड़ी समझ में आएगा है? एक डॉक्टर ने दवाई दी, पिछले साल मैंने तुझे एग्जाम्पल दिया था चाय का, ठीक है, इस साल मैं तुझे एग्जाम्पल दे देता हूं दवाई का। डॉक्टर ने दवाई दी, बोला पहले दिन ये गोलियां खाना, दूसरे दिन ये खाना, तीसरे दिन ये खाना, और चौथे दिन ये खाना, 5वें दिन आप ठीक हो जाओगे। तो भाई साहब ने पहले दिन ना खाई, दूसरे दिन भी ना खाई, तीसरे दिन भी ना खाई, कह रहा है कि भैया मैं तो चौथे दिन ही सारी खा जाऊंगा एक साथ और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, उल्टी कर देगा, उल्टी उल्टी। यही होता है, यही होता है कि भाई साहब कोई चैप्टर अगर 12 लेक्चर का है, तूने शुरू के 2 लेक्चर अटेंड करे बढ़िया, तीसरा चौथा पांचवा छठा तूने छोड़ दिया, और 7वें दिन तूने सारे लेक्चर के रिकॉर्डेड देखने की कोशिश करी, एक साथ देखने की कोशिश करी, समय कम था तो 2x पे देगा, और फिर तू बाद में कहेगा समझ में नहीं आ रहा सर क्या हो रहा है, सवाल नहीं बनने सर क्या हो रहा है। समझ मारी बात? तो प्लीज यार अब इन चीजों से मत, ये गलतियां तुम कर चुके हो अब मत करना। अब ये कसम खा ले कि हाँ सर मैं रोज की रोज लाइव ही आऊंगा, लाइव ही आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड में डिसिप्लिन बनना बहुत मुश्किल है, रिकॉर्डेड में लास्ट तक टिके रहना बहुत मुश्किल है। लाइव में तो इसी बहाने आ जाएगा, ठीक है, 7:30 6:30 6:15 बजे क्लास होती है, 4 बजे सचिन सर की क्लास होती है, तो आ जाएगा 4 बजे कि भैया मुझे सचिन सर से मिलना, सलीम सर से मिलना, इसी बहाने तो नींद होगी ना तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, और आ जाएगा तो तेरी रेगुलरिटी बनी रहेगी, और रेगुलरिटी बनी रहेगी, बिलीव मी बैकलॉग तो नहीं आने वाले। ठीक ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला रिकॉर्डेड इशू मैंने तुझे बता दिया, प्लीज इन सारे इशू से बचिए। अगला प्रश्न जो कि बहुत सारा दिमाग में, काफी बच्चों के दिमाग में रहता है, बोले सर क्लास कंटेंट क्या सफिशिएंट है क्या? मन का हाँ भाई, मैं जो भी तुझे डिलीवर करूंगा ना, चाहे तो उसको रिकॉर्ड करके रख ले, मैं जो भी तुझे क्लास में डिलीवर करूंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर जेई मेंस है, जेई एडवांस। जो भी मैं तुझे डिलीवर करूं, चाहे वो क्लास का कंटेंट हो, चाहे वो क्लास नोट्स हो, चाहे वो जेई एडवांस के सेशन हो, चाहे वो जेई मेंस के सेशन हो, जो भी मेरी तरफ से कंटेंट जा रहा है, जो भी मैं यहां से बोल रहा हूं, जो तो सुन रहा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द जेई एडवांस। इसके अलावा तुझे बाहर कुछ भी झांकने की जरूरत नहीं है, किसी भी किताब पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं भी ऑफलाइन क्लास के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जितना मैंने तुझे कंटेंट दे जो पूरे इस साल में दूंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। समझ में आ रही बात? तो अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल फिक्स कर लेना, बिल्कुल एकदम। बोले सर को मैं ब्लाइंडली फॉलो करूंगा, सर जो भी कंटेंट देंगे वो सारा कंटेंट मैं ब्लाइंडली फॉलो करूंगा, मेरा कंटेंट एक बार में नहीं जाएगा, ये मत समझना कि एक बार में निकल गया। कुछ चीजें क्लास नोट्स में निकलेंगी, कुछ चीजें हंसी मजाक में निकलेंगी, कुछ चीजें मैं हो सकता है जी एडवांस सेशन में तुझे दूंगा। एडवांस सेशन याद कर, 11th क्लास में जो एडवांस सेशन दिया करते थे, इस बार मैं उसका डोज डबल कर दूंगा। ठीक, कुछ चीजें किसी होमवर्क के फॉर्म में जाएंगी, वो सारी चीजें बस तुझे वही पकड़ना है, उतना तूने कर लिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हमारी बात मॉड्यूल, मॉड्यूल भी हो गया, मैं बताऊंगा तुझे मॉड्यूल में क्या करना है। ठीक ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। और भैया जैसे जैसा तूने बोला सर हर रोज हम अपना बेस्ट देंगे, यही मेरी तुझसे बस ख्वाहिश है कि रोज का रोज तू अपनी तरफ से बेस्ट दे, तू अपनी तरफ से बेस्ट देगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, बस यही हमको मिलकर करना है, रोज का रोज बेस्ट देना है। समझ में आ रही बात? सर एचसीबी का होमवर्क देंगे आप? बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत ले। देख जितना तू अपने बारे में सोच रहा है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा मैं तेरे बारे में सोच रहा हूं, ठीक है? तो कंटेंट के बारे में तो तू बिल्कुल टेंशन मत ले। सर एचसीबी लगा लें क्या, सर डीसी पांडे लगा लें क्या, सर सिंगेज लगा लें क्या, सर एनसीईआरटी पढ़ लें क्या, सर एनसीईआरटी किताब की थ्योरी पढ़ लें क्या, सर वो देख लें क्या, सर ये लगा लें क्या, सर वो लगा, अबे भाड़ में जाए, तू कुछ मत लगा, बस तू मुझे फॉलो कर ब्लाइंडली, खत्म। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है?
तू मुझे फॉलो कर ब्लाइंडली, बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दे। एचसीबी के कौन से सवाल कब देने हैं मेरी टेंशन है। बात समझ में आ रही है? एचसीबी के कौन से सवाल देने हैं वो मेरी हेडेक है, वो मेरा काम है, तू उसका लोड बिल्कुल मत ले। इस बार तो मैं सवाल तुझे टाइप करवा के दूंगा। 11th क्लास में तो मैं लिख दिया करता था कि एचसीबी के इतने 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 क्वेश्चन कर लेना, लेकिन इस साल में ऐसा नहीं करूंगा। इस साल में एचसीबी के वो क्वेश्चन भी लाके पीडीएफ में अटैच कर दिया करूंगा कि ये ले, मैंने तुझे क्वेश्चन दे दिए, अब तू इनको सॉल्व कर। आगे बात समझ में? पक्का? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 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 क्लास का सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोले क्या, जिसको बोलते हैं कैसे स्पैमिंग को बचाया जाए। प्लीज यार स्पैमिंग मत करना यार, ठीक है? मुझे पता है स्पैमिंग करने वाले बस 2 या 3% लोग होते हैं, बाकी 95% 97% बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। मैं जानता हूं, जब मैं मिला आप लोगों से तो मुझे इस चीज का रियलाइजेशन और ज्यादा हुआ कि आप, आई बिलीव, मैं भरोसा करता हूं, और ये भरोसा बड़ी मुश्किल से बना है मेरा। जो बच्चे 11th क्लास में हैं, जो अर्जुना मुझसे पढ़े हैं, वो जानते होंगे कि शुरू में मेरा भरोसा नहीं था, वो धीरे 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 आप लोगों ने डेवलप करवाया। राइट नाउ मैं आप पे ब्लाइंडली भरोसा करता हूं कि आप सब लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, तो ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए, ठीक? तो वो 2-3% बच्चे हैं जो यहां पर किसी, चाहे वो पेड स्पैमर हो, चाहे वो किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से भेजे गए स्पैमर हो, चाहे वो जो उनकी कहते हैं ना उनकी आदत में स्पैमिंग हो, ठीक है, चाहे वो मजे लेने के लिए आ गए हैं, मैं उन सबसे यही बात बोलूंगा कि आप तो 2-3% हो मात्र, लेकिन यह 96-97% बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। तो प्लीज स्पैमिंग मत करना, ठीक है? मैं अभी बहुत प्यार से रिक्वेस्ट में भी बोल रहा हूं कि प्लीज स्पैमिंग मत करना। हाँ, मैं कभी रिक्वेस्ट करता नहीं हूं, लेकिन यस, आज एक मास्टर रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज स्पैमिंग मत करना, वरना पेले जाओगे। मैंने यार लिखा नहीं है वरना पेले जाओगे, क्योंकि तुझे पता है हमारी क्लास में स्पैमिंग करने का मतलब है सीधा ब्लॉक हो जाना। पहले मैं प्यार से समझा रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद भैया तू समझ जा, उसके बाद फिर ब्लॉक होगा तो सीधा 4,600 रुपए का नुकसान हो जाएगा, ठीक है? अब स्पैमिंग के अंदर 2 तरह की स्पैमिंग होती है। एक होती है इंटेंशनली स्पैमिंग, जो मैंने पिछले साल सीखा आप लोगों को पढ़ा के। एक होती है इंटेंशनली स्पैमिंग कि भाई बच्चा सोच के आया कि आज तो मैं स्पैमिंग करूंगा, साला किसी का मन है तो रोक के दिखाए मुझे। वो सोच के आया आज तो उसकी नियत में स्पैमिंग करना है, ठीक है, कि आज तो मैं स्पैमिंग करूंगा, किसी के मतलब किसी का दम है तो हमको रोक के दिखाए। और एक होती है अनइंटेंशनल स्पैमिंग, जो ऐसा मैंने समझा कि बच्चा भी थोड़ा मासूम होता है, ठीक है, बड़े बड़े सपने उसने देख लिए हैं, ठीक? तो उस अनइंटेंशनल स्पैमिंग में कभी उसका लो फेज आया, कभी डाउन फेज आया, कभी वो पता चला उसकी सेटिंग से गड़बड़ हो गई, ठीक है, लड़ाई उधर हो गई, गुस्सा आया, बेचारा छोड़ के चली गई, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, पिताजी ने पकड़ के कूट दिया, माता जी ने बेलन से लपेट दिया, कोई भी रीजन हो सकता है, मूड उसका खराब है, जब वो यहाँ आया तो अपनी वो उस मानसिक स्थिति में, सही मानसिक स्थिति में नहीं है जिसमें उसको होना चाहिए था। तो इस दौरान वो कभी कभी अननेसेसरी चीजें टाइप कर देता है और ब्लॉक हो जाता है। इसको मैं बोलता हूं अनइंटेंशनल स्पैमिंग। तो प्लीज आप ये भी करने से बचे। अब इसमें कुछ नहीं तो ये तो तू कर ही सकता है कि जैसे कि सर लेवल अप करो, मैं पढ़ा रहा हूं, कह रहा लेवल अप लेवल अप लेवल अप, इस तरह की बातें बिल्कुल ना करें। सर लेवल डाउन करो, सर लेवल डाउन करो, सर इररिलेवेंट चैट कर रहे हो आप लोग, आपस में बतिया रहे हो, ठीक है, बोले हाँ पुष्पा, बोले हाँ, बोले ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, आ जाओ इस पे चैटिंग चटियाते हैं, ठीक? वो कहते हैं ना ऑनलाइन में चैटिंग के बदले सेटिंग करने चले गए, ठीक? तो प्लीज यार ये चीजें तो आप यहां पर अवॉइड कर ही सकते हो, और ये आपको करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का जो है, मैं हर बच्चे के हिसाब से अगर चलना शुरू कर दूं तो एक बच्चा कहेगा लेवल अप करो, एक बच्चा कहेगा लेवल डाउन करो, एक बच्चा कहेगा ओलंपियाड लेके जाओ, एक बच्चा कहेगा बोर्ड लेवल का लेके जाओ, तो मास्टर कैसे पढ़ाएगा? मास्टर कैसे पढ़ाएगा? ठीक? तो इसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि सर जो बता रहे हैं हम सर के हिसाब से चलेंगे, हम सर की, ये टेंशन सर की है, कब लेवल अप करना है ये सर सोचेंगे। आप अपनी तरफ से ईमानदार रहो, अगर मैं कोई सवाल पूछता हूं आप उस सवाल का जवाब दो, आप जैसे अच्छा जवाब देते चले जाओगे, मैं वैसे वैसे धीरे 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 क्लास का लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा। तो इसकी टेंशन आप मत लो, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे भाई मुझे जे एडवांस लेवल तक तो लेके जाना ही है ना तुझे, ठीक है? तो जब उस लेवल तक जाना ही है तो फिर तू काहे टेंशन ले रहा है? हाँ, इस बात की गारंटी है कि हम बेसिक से चलेंगे। एक बच्चा कह रहा था सर बेसिक से पढ़ाओगे? बेसिक से? मैंने कहा हाँ भाई बेसिक से पढ़ाऊंगा, और बेसिक से पढ़ा के और जेईई एडवांस लेवल तक का जो हमारे एग्जामिनेशन की नीड है हम उस लेवल तक जरूर जाएंगे, गारंटेड जाएंगे, गारंटेड। अब इसमें बात आई, बोले सब बोर्ड भी कवर होगा क्या?
सलीम सर डेफिनेशन नहीं लिखाते हैं, सलीम सर बहुत खराब है, सलीम सर को डेफिनेशन याद ही नहीं रहती है, सलीम सर बोर्ड कैसे बताएंगे, सलीम सर डेरिवेशन कैसे कराएंगे। बेटा सब कराऊंगा, सब कराऊंगा। और हमारी बात, बोर्ड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ दे। जो कंटेंट मैं तुझे दे रहा हूं उसको बढ़िया तरीके से फॉलो कर, सारे डेरिवेशन मैं कराऊंगा, टेंशन ना ले, टेंशन ना ले। या तो मैं क्लास में ही कराऊंगा या फिर कुछ चीजें मैं अलग से, जो डेरिवेशंस होंगे क्लास के, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इसमें हम केवल डेरिवेशन ही डेरिवेशन देखने वाले हैं जो तेरे बोर्ड के काम आएंगे। बात समझ में आ रही है? सब कुछ कराऊंगा, टेंशन ना ले, बस भरोसा रख, टेंशन ना ले। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? हाँ। और जो स्कूल में जैसे अभी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा तो टेंशन ना ले, जो बोर्ड के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, कभी पूछे गए हैं, वो भी मैं तुझे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है? मतलब बोर्ड का जो मटेरियल है, मटेरियल तो मैं तुझे जरूर प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, ताकि तू क्वेश्चन की रीडिंग ले लेगा तो तुझे पता चल जाएगा क्या हलवा हलवा सवाल वहां से आते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसकी भी क्लास ले लूंगा अलग से, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते तेरा साथ होना चाहिए। ठीक? ऑल्दो जितना मैं यहां से कराऊंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जो भी मैं आपको कराऊंगा उससे तेरा बोर्ड भी हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, तेरा जेईई मेंस भी हो जाएगा अच्छे से, और तेरा जेईई एडवांस भी हो जाएगा अच्छे से। ठीक? इसलिए मैंने बोला ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, और तेरे साथ के बिना ये जिम्मेदारी निभा पाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए तेरे साथ की मुझे बहुत जरूरत है। मिला ले हाथ इसी बात पे। क्लियर है? क्लियर है भाई? कोई बच्चे कह रहे हैं सर ऐप काम नहीं कर रहा। अबे तुम इतने सारे लोग हो, है, तुम्हें देख के लग रहा है ऐप घबरा गई तो कह रही मैं जा रही हूं, मैं कल ठीक होके आऊंगी, है ना? ये चीज है। तो प्लीज 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 अपने दिमाग में ये कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें। बोर्ड वाली जो बातें हैं, बोर्ड के डेरिवेशंस, बोर्ड की डेफिनेशंस, ये सारी चीजें डेरिवेशंस तो मैं क्लास में ही कराऊंगा, चाहे वो मेन लाइव क्लास में कराऊं, चाहे उनको इकट्ठा करके एक अलग से लेक्चर दूं तुझे मैं कि देख इसमें सारे के सारे डेरिवेशन है, कैसे करूंगा मेरा काम है, लेकिन मैं तेरे को कराऊंगा। और इनफैक्ट जो बोर्ड का जो मटेरियल है, जो मटेरियल होता है ना, रीडिंग लगानी होती है, अच्छा सवाल आया था, अच्छा सवाल आया था, वो भी मैं तेरे को प्रोवाइड करा दूंगा। और बता, क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके 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 ओके। और अगली इंपॉर्टेंट चीज भैया, नो स्पून फीडिंग यार प्लीज। हमारा ये नीट का बैच नहीं है। कभी कभी नीट में क्या होता है, कैलकुलेशन में टीचर को जाके समझाना पड़ता है कि देखो ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। प्लीज आप यहां पर ऐसा ना करें। आप क्वेश्चन को कैसे फोड़ा जाए, फिजिक्स कैसे अप्लाई करें, इस पे आप फोकस कीजिएगा। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कोशिश कीजिएगा कि आप वो खुद से कर लो, वहां पर स्पून फीडिंग की आवश्यकता ना पड़े। ठीक? क्योंकि स्पून फीडिंग से हमारा ही समय वेस्ट होगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी मुंह खोल कर मैं पढ़ा दूंगा ले भाई 2 + 2 = देख कैसे 4 हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, उसका नुकसान है। 2-4% बच्चों के फायदे के चक्कर में 96% बच्चों का नुकसान होता है, तो इसलिए बहुत ही घातक है। प्लीज इसमें आप सब लोग साथ दीजिएगा। स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्लास में। समझ में आ रही बात? अगर गलती से कोई बच्चा मुझे स्पून फीडिंग के लिए मजबूर करता है तो तुम उसकी लंका लगा देना, ठीक है, तुम उसकी लंका लगा देना। अब नेक्स्ट, उसके बाद ये है तुम्हारा दिमाग। आ गया? हैंग कर गया नहीं करा, ये है, ये तुम्हारा दिमाग है। क्या सर हमारा 11 बर्बाद हो गया है? मैंने कहा ठीक है, बर्बाद हो गया तो क्या हो गया, मैं कराऊंगा, कैसे कराना मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, सर 11 को रिवाइज कैसे करें? मेरी टेंशन है कैसे रिवाइज करें। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट चीज, सर हम नोट्स कैसे बनाएं? मैं इस चीज को समझता हूं, मैं इस चीज को मानता हूं कि नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपके नोट्स नहीं बनेंगे ठीक से तो बिलीव मी, आज से जब 2 महीने, अभी तो हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब 2 महीने के बाद तेरे अगर नोट्स बने हुए नहीं है, 2 महीने के बाद जब तू पीछे मुड़ के देखेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो बिलीव मी 80% चीजें तू भूल चुका होगा। और जब भूल चुका होगा, नोट्स तेरे बने हुए नहीं होंगे, तो तुझे लगेगा साला कुछ आता ही नहीं अपन को। तो ठीक, यकीन नहीं आता तो तू एक काम कर, सपोज तूने 11th क्लास में रोटेशन वाला चैप्टर मुझसे पढ़ाओ, जिस बच्चे ने सारी क्लास रोटेशन की पढ़ी हो, रोटेशन का चैप्टर तू कहीं छुपा दे और फिर तू देख करके देख, फिर तू रिवाइज करके देख, तू रियलाइज होगा हालांकि कुछ आता ही नहीं है रोटेशन में। ठीक, तो इसलिए नोट्स बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोट्स बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। जिन बच्चों ने 11th क्लास बढ़िया तरीके से मेरे साथ पढ़ी थी वो जानते हैं इस बात को कि सलीम सर क्लास के दौरान ही नोट्स बनवाते हैं, बढ़िया तरीके से नोट्स बनवाते हैं। ये नोट्स मैं बनवाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है। कैसे बनाना है मेरा काम है, तेरा काम होना चाहिए बस पेन और कॉपी है ये नहीं है, खत्म कहानी।
जो अपनी तरफ से चीजें तू लिख सकता है वो तू लिख। नोट्स में कब डेफिनेशन लिखनी है, कब खोपचा लिखना है, कब सलीमियंस खोपचा कंसेप्ट आएगा, कब शॉर्टकट तरीका लिखना है, कैसे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कौन सी चीज लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है, वो सब मेरा पार्ट है, तुझे बस ब्लाइंडली फॉलो करना है। आगे बात समझ में। और नोट्स में बिलीव मी, मैं वैसे ही नोट्स बनवाता हूं क्लास में जो बच्चा लिख सके। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि भैया सामने से ना पैराग्राफ का क्वेश्चन लेके आ गया, ठीक है, और पैराग्राफ का क्वेश्चन लेके आ गया और मैंने सवाल करा दिया, बच्चा खुश हो गया, मैं भी खुश हो गया। अब उस पैराग्राफ को तू कैसे लिखेगा? पॉसिबल ही नहीं है यार लिखना, लिखना पॉसिबल ही नहीं। कैसे लिखेगा तू उसको? लिखेगा तो भाई साहब वो बैंड बजाएगी तेरी वहीं पर। ठीक है, तो इसलिए मैं क्लास के आर्टिकल ही ऐसे लेता हूं जिनसे पूरा फिजिक्स भी कवर हो जाए और तेरे ऊपर ज्यादा वो कहते हैं ना स्ट्रेस, ज्यादा प्रेशर और ज्यादा स्ट्रेस भी ना पड़े। ऐसे ही मेरे क्लास के आर्टिकल्स रहेंगे सारे के सारे, उससे तेरा जे मेंस भी कवर होगा, जे एडवांस भी कवर होगा, सारी चीजें कवर हो जाएंगी और तेरे ऊपर ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा। तो जो जो मैं बोलूं मैं, और दूसरी बात, पीपीटी वाला मास्टर तो मैं हूं नहीं, ठीक है, तो ज्यादातर नोट्स मैं खुद लिखूंगा यहां पर। ठीक है, तो जो जो मैं यहां लिखूंगा वो तेरे को लिखना है। कब कैसे क्या लिखना है ये मेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। बोर्ड के बारे में जो बात थी ये मैं तुझे बता ही चुका हूं कि बोर्ड के जो डेरिवेशंस हैं, यस ये सब मैं कराऊंगा, ये सब कराया जाएगा, इसकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अगला बोले सर, अब और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जेईई मेंस पीवाईक्यू। ठीक, जेईई मेंस के जो आए हुए पीवाईक्यूज हैं वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, आपसे वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये मैं नहीं कराऊंगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं, पहले मैं तुझे दूंगा और तेरा रिस्पॉन्स देख के जिन क्वेश्चन में तुझे डाउट आएगा उसको मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। क्योंकि जेईई मेंस के जो आजकल पीवाईक्यूज आ रहे हैं ना, फॉर्मूला ओरिएंटेड आ रहे हैं, अगर मैं कराने जाऊंगा ना तो खुद मना कर देगा, कह देगा सर रहने दो सर, ये क्या फॉर्मूला वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। ठीक, लेकिन मैं तुझे दूंगा तो उस पर पूरी नजर रखूंगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि तुझे सवाल करने में दिक्कतें आ रही हैं तो फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। क्लियर है? फिर मैं उसको पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा। अब आता है जेईई एडवांस पीवाईक्यू एंड जेईई एडवांस सेशन। जिन बच्चों ने पिछले साल अर्जुना 1.0 में मुझसे पढ़ा था वो जानते हैं कि हर चैप्टर के आखिरी में मैं एक जेईई एडवांस सेशन लिया करता था जिसमें जेईई एडवांस लेवल के सवाल होते थे, या तो पीवाईक्यूज होते थे या सवाल होते थे। इस साल मैं इसको और लेवल अप करने वाला हूं। दिस ईयर बोले सर क्या करने वाले हो? मैं पहले ही बता देता हूं, देख तुझे, इस साल मैंने ऐसा सोचा है कि जेईई एडवांस लेवल का जो जेईई एडवांस का सेशन था उसको मैं डबल करने वाला हूं। डबल, दुगना। मतलब पहले अगर मैंने 15 सवाल कराए तो इस बार 30 सवाल कराऊं। पहले अगर एक क्लास ली तो इस साल 2 क्लास लूं। इसमें मैं आपको जेईई एडवांस के जो पीवाईक्यूज हैं वो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, प्लस एक अनदर लेवल के अच्छे लेवल के जो सवाल हैं, अनदर लेवल अपर लेवल अच्छे लेवल के जो सवाल हैं वो भी मैं तुझे कराऊंगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? लेकिन ये सब पॉसिबल तभी है बेटा, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप पूरी क्लास सारी अटेंड करो, मेरे साथ हाथ मिला के मेरे साथ चलो। वरना होगा ये कि पता चला आप बस शुरू के 4 क्लास अटेंड कर रहे हो, फिर सीधा आप यहां पे जा रहे हो तो दिक्कत आएगी। सारी क्लास तेरे को अटेंड करनी पड़ेगी और जब सारी क्लास अटेंड करेगा तो बिलीव मी इसमें बहुत मजा आने वाला है। और मैं इसमें चाहता तो यही हूं कि जेईई एडवांस का जो सेशन है इसको मैं इस साल डबल करने वाला हूं। डबल का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी डबल। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी डबल हो जाएंगे, सेशन भी डबल हो जाएंगे, तो और मजा आएगा। हमारी बात, और मजा आएगा, फिजिक्स के साथ खेलने में मजा आएगा, और फिजिक्स के साथ जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, और उतना ही ज्यादा जो है तो समझ जा तेरा लेवल भी उतना ही धीरे 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 राइज होता चला जाएगा। और भाई साहब मैं सही बात बता रहा हूं, मजा ही आ जाएगा। ठीक, इसके लिए मुझे तेरा सपोर्ट चाहिए पूरा का पूरा। उसके अलावा कुछ बच्चों की डिमांड होती है, जैसे बोला सर एचसीबी करनी है क्या, एचसीबी में कौन सा क्या करना है, और एरोडॉप करनी है क्या, इसमें कौन से क्वेश्चन क्या करने हैं, ये मैं तेरे को होमवर्क दूंगा। बात समझ मारिए, ये मैं तेरे को होमवर्क दूंगा, ये मैं तुझे दूंगा, इसमें तुझे लोड नहीं लेना। तू ये मत समझना कि सर आप एरोडॉप नहीं कराओगे क्या, आप एचसीबी नहीं कराओगे क्या। एचसीबी में जो काम के क्वेश्चंस हैं, जो काम के क्वेश्चंस हैं वो मैं तुझे दूंगा, एरोडॉप के जो काम के क्वेश्चंस हैं वो मैं तुझे दूंगा, और नेक्स्ट डे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको डिस्कस भी करूंगा। सो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसमें जो भी सेलेक्टेड पार्ट है ये मैं सब तुझे दूंगा। और हो सकता है इनके जो अच्छे सवाल हो, जो अच्छे अच्छे सवाल हो, वो सारे सवाल मैं यहां उठा, इस जगह पे मैं उठा लूं, जो जे एडवांस सेशन का होगा हमारा, उस पे मैं एरोडॉप के क्वेश्चन को डिस्कस कर दूं, उसी में तेरे जो है एचसीबी के जो अच्छे सवाल हैं जो तुझसे ना हुए होंगे वो मैं उसको ऐड कर दूं। समझ में आ रही बात?
अब इसके अलावा बेटा कुछ मत लगा, ठीक है, यही बहुत है। तू कह रहा है सिंगेज लगा लू, वो कह रहा है ऐसे लरोड़ा लगा लू, वो कह रहा है चॉकलेट क्वेश्चन तो आएंगे मेरे भाई, ठीक है, चॉकलेट क्वेश्चन तो आएंगे। तो ये चीज है, देख इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे प्लान की है, और इसलिए मैं इसको हटा के लिखूंगा। तू इन सब चीजों के बिल्कुल टेंशन मत ले, इन सबका एक ही जवाब है, कद्दू। बोलो 11 बर्बाद, कद्दू। 11 कैसे रिवाइज करोगे, कद्दू। नोट कैसे बनेंगे, कद्दू। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो ना, कद्दू। जेई मेंस के पीवाईक्यू, अबे कद्दू। जेई एडवांस के पीवाईक्यू, बड़ा वाला कद्दू। बोले एचसीबी एरोडोप लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, कद्दू, ठीक। और लास्ट में जो है डीपीपी, कद्दू। बोलो ठीक है बंधु। आई होप ये देख, आज मैं काफी बच्चों को लग रहा होगा, बोले सर आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो सर, है पढ़ाओ ना सर, ये क्या बातें बता रहे हो सर, है। आज बताना जरूरी है, क्योंकि आज के बाद नहीं बताऊंगा। आज बताना जरूरी है, आज के बाद मैं नहीं बताऊंगा। आज के बाद केवल और केवल पढ़ाई होनी। आज मैं तुझे आइडिया दे रहा हूं क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, और ये मेरे लिए बताना बहुत जरूरी है, ताकि तुझे पता रहे और वहां से तू अपना बेस्ट दे पाए। सर 11 का इंपॉर्टेंट चैप्टर लिस्ट, सब एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब क्लास में बताऊंगा, सब A to Z जो जो जरूरत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब जो है मेरे भाई दूसरा काम की छोटी छोटी बातें हैं। क्लास नोट्स अच्छे से बनाने हैं। डीपीपी एचसीबी होमवर्क जो भी मैं दूंगा, मैं तो बोलूंगा जो भी कंटेंट मैं तुझे दे रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस बार कद्दू प्रैक्टिस पेपर भी वापस आएगी, केपीपी जी एडवांस सेशन के फॉर्म में कद्दू प्रैक्टिस पेपर। इसमें मैं एचसीबी के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एरोडॉप के जो क्वेश्चंस हैं सिलेक्टेड हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो मैं आपको केपीपी के फॉर्म में दूंगा। इसी केपीपी को हम बोलेंगे जी एडवांस सेशन या कुछ और। तुझे बीच में मुझे पता चला कि तू कुछ गड़बड़ कर रहा है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के सवाल तू लगातार गलत कर रहा है, तो उसके लिए फिर हमारे कद्दू प्रैक्टिस पेपर बाहर निकल के आएगा, जो मैं तुझे सेट ऑफ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए। कभी मैं सरप्राइज केपीपी भी दे सकता हूं कि आज की क्लास में मैं आ गया, मैंने कहा ये पेपर है, ये क्वेश्चन है, करके दिखा। अभी वो सब मजेदार तरीके हमारी क्लास में चलते रहेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, ठीक है, वो तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जेई मेंस और जेई एडवांस ही होनी चाहिए। जेई मेंस और जेई एडवांस जो जो मैं यहां पे कराता जाऊं उसको अच्छे से करते जाओ। अपनी प्रायोरिटी प्लीज बोर्ड मत रखना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू कहे मेरी प्रायोरिटी तो बोर्ड है। अगर आप बोर्ड की प्रायोरिटी बना के चलोगे ना, तो बेटा ना मेंस क्रैक कभी कर पाओगे ना एडवांस तो भूल ही जाओ, ठीक। अगर बोर्ड की अगर आप अपनी प्रायोरिटी बना ली कि भैया मैं तो बोर्ड में 75% मार्क्स आ जाएं बस, तो बेटा फिर समझ जा मेरे, फिर तो तू गलत जगह आ गया है। तेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए जेई मेंस और जेई एडवांस फोड़ना है हमको। बोर्ड तो उसमें रास्ते में आएगा, जो तो यूं चुटकियों में निकाल देगा, यूं चुटकियों में कवर कर लेगा। और जब मैं तुझे मटेरियल दूंगा ना, तो खुद सर पकड़ लेगा, बोले सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या बोर्ड में? मैं कहूंगा देख ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सब लोग यहां पे प्रॉमिस करो, बोले यस सर, हम अपना टारगेट जो है यहां पर रोज, और हाँ रोज का रोज लाइव देखोगे और रोज का रोज आप जो है होमवर्क करोगे। हाँ ये प्रॉमिस करो मुझे ही, बस सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी से। वो कह रहा सर आप रोजा नहीं रखे हो क्या? बेटा ना मेरी सोच थोड़ी सी अलग है, ठीक है। मेरी सोच ये है कर्म ही पूजा है। हमारे बचपन के स्कूल में भी ना यही लिखा रहता था, कर्म ही पूजा है। तो ये मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना। यहाँ 1 से 1.5 लाख बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका फ्यूचर मेरे कंधों पे है, ठीक है। तो ये ही मेरी पूजा है। मैं अपना काम अगर ईमानदारी से कर रहा हूँ तो इसका मतलब समझ जा, ये ही मेरी पूजा है। और भगवान जी को ये देख के खुशी महसूस होनी चाहिए। अगर वो नाराज होते हैं सोच के नहीं 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 तू क्लास छोड़ के तुम्हें पास आ पहले, उसके बाद मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा कि तू अच्छा कर, तो इसका मतलब यार ऐसा ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे लिए अगर क्लास है तो क्लास मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, अबव एवरीथिंग, ठीक है, अबव एवरीथिंग। अब यार मैं आऊँ तेरी क्लास में, ठीक है, मैं भूखा आऊँ तेरी क्लास में, मुझे बहुत तेज भूख लगे, ठीक है, मेरा ध्यान इधर उधर भटके, ठीक, मैं यहाँ पर जो है अपना बेस्ट ना दे पाऊँ, ठीक है, जो जो कंटेंट मैं तुझे डिलीवर करना चाहता हूँ, जिस एनर्जी के साथ, जिस एंगेजमेंट के साथ, वो मैं ना कर पाऊँ, तो ये चीज़ तो ठीक नहीं है ना, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो भाई साहब भगवान जी भी अगर कायदे में, अगर सच्चे भगवान जी होंगे तो वो मुझे डांटेंगे, कहेंगे यार पता तुझे इतना अच्छा काम दिया, 1.5 लाख बच्चों का भविष्य संवारना है, और तू मेरे चक्कर में उनके जो है अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहा है ना।
तो थोड़ी मेरी सोच अलग है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, ये मत समझना कि सर आप रोजे नहीं रखते कि मैं रखता हूं। और अपनी तेरी जब लाइफ में, तेरी जब एज में था, मैंने बहुत रखे हैं। बीमारियों में भी रखे हैं, जब मैं कहीं बीमार हो जाया करता था तब भी मैं रखा करता था। लेकिन अभी जब मैं टीचर बना हूं, एज ए टीचर बनने के बाद मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है हमारी क्लास, और हमेशा ये ही रहेगी अबोव एवरीथिंग। चल आगे बढ़ता हूं भाई। और उसके बाद मेरे भाई, बस इसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं। अगले 8 महीने आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दीवार पे कहीं लिख लेना, लिख लेना। 8 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चुटकियों में 1 2 3 4 5 6 7 8 चुटकियां बीतेंगी और तुझे पता नहीं चलेगा कि कैसे 8 महीने निकल जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ईच एंड एवरी डे अपना बेस्ट देना है, ठीक है। और दूसरी चीज भैया, मेरा हमेशा यह मानना है कि सवाल बनना बहुत जरूरी है, इसलिए सवाल मैं भर भर के कराऊंगा। कुछ बच्चों का कहना होता है सब फिजिक्स की फील तो बड़ी बढ़िया आ गई, बोले फिर बोले लगे सवाल नहीं बनने, ठीक है। ऐसा भी मैंने देखा है कि मैं सर उन सर से पढ़े, बोले बहुत अच्छी बात है, बोले फील मस्त आ गई, बोले फील आ गई, सवाल बने, बोले सर सवाल नहीं बनने बस। तो भैया मेरे हिसाब से सवाल बनना इक्वली इंपॉर्टेंट है। सवाल नहीं बनेंगे तो आगे नहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा यार, जाहिर सी बात है, ठीक। फील तो भैया तुझे कहीं से भी मिल जाएगी, सवाल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो देख, मेरा हमेशा से पॉजिटिव पॉइंट यही रहा है। बच्चे अक्सर यही बोलते हैं कि सलीम सर से पढ़ने के बाद फील तो आती है, सवाल भी बनते हैं। मैं तुझसे भी यही सुनना चाहता हूं और ईमानदारी के साथ सुनना चाहता हूं, जबरदस्ती नहीं, ईमानदारी के साथ सुनना चाहता हूं। जैसे जैसे तुझसे सवाल बनते जाएं तू अपना प्यार दिखाते जाना, बोले यस सर सवाल भी बन रहे हैं। मेरा टारगेट यही होगा कि सवाल भी बनना है। नेक्स्ट, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जब भी पढ़ाई करें टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करें। बैठ के वैसे लेट के पढ़ रहे हो, रजाई में पढ़ रहे हो, कंबल में पढ़ रहे हो, यूं उल्टा लेट के पढ़ रहे हो, या मोबाइल देख के पढ़ रहे हो, या पेड़ पे चढ़ के पढ़ रहे हो, ये सारा ड्रामाबाजी बंद करें। टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ें, सामने कंप्यूटर होना चाहिए या मोबाइल फोन होना चाहिए, और टेबल चेयर पे सिंसियर तरीके से पढ़ें। पढ़ाई ऐसे ही होती है, जो बच्चा ऐसे पढ़ेगा उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। इसी के साथ मैं आज का ज्ञान समाप्त करता हूं, ठीक है। आज का ज्ञान समाप्त हुआ, बहुत देर से तुम लोगों ने सुन लिया। अब चलते हैं भैया हमारे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसी को 2 टुकड़े में बोला गया है। कहीं कहीं ये लिखा रहता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहले मैं तुझे क्लियर कर दूं, ठीक है। कोटा में जो बच्चे हैं, पटना में जो बच्चे हैं, वो इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से, ठीक है। अब एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो उसमें लिखा रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो दोनों का मतलब एक ही है। कल को ये मत कहिए भैया, बोले सर इलेक्ट्रिक चार्ज के बदले में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा के चले गए सर, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बदले में इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा के चले गए, ऐसा बिल्कुल मत सोचना भाई, दोनों के दोनों एक ही है। क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है, बहुत देर से कह रहा है बेचारा, सर 11th क्लास के कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो बता दो सर 12th के लिए। चल भाई साहब वो बता देता हूं। 11th क्लास के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 12th में इस्तेमाल होने वाले हैं वो मैं तुझे बता देता हूं। सबसे पहले वेक्टर, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स, और उसके बाद आपका जो है जो बेसिक मैकेनिक्स है। बेसिक मैकेनिक्स का मतलब ये होगा, मैकेनिक्स से सारे फॉर्मूले तो क्लियर होने चाहिए। मोमेंटम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीजें, स्पेशली पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट जो हम लोग पढ़ते थे। पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क क्या होता है। मैं ये नहीं चाहता कि रोटेशन में तो हाई फाई लेवल के सवाल करे, मगर तुझे पता होना चाहिए टॉर्क होता क्या है। पास ऑन मारी, तुझे पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। पास ऑन मारिए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर कभी कोलिजन हो रहा होता है तो मोमेंटम कैसे कंजर्व करते हैं। ये जो बेसिक चीजें है ना, बेसिक वो चीजें तुझे यहां पर क्लियर होनी चाहिए, बस इतने की आवश्यकता है। पास ऑन मारिए। वो कह रहा है सर मंजिल सीरीज से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल मंजिल सीरीज से कर सकता है, बस केवल इतनी आवश्यकता है। मैं हाई फाई लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, हाई फाई लेवल की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, उसको बाद में करना, बस ऐसा समझ ले कि तुझे बेसिक फंडामेंटल पता हो। तुझे पता हो भाई साहब F = m कैसे लिखते हैं, तुझे पता होना चाहिए कि बर्कनई थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक। जैसे पोटेंशियल एनर्जी में एक आता था WET, बर्कनई थ्योरम, तुझे पता होना चाहिए बर्कनई थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। वर्क डन बाय ऑल द वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। ये बेसिक फंडामेंटल चीजें तुझे पता होनी चाहिए। बिलीव मी, फिर से सुन मेरी बात, मैं ये नहीं चाहता कि इनके हाई फाई लेवल के सवाल तुझे आने चाहिए ना,
इनके हाई फाई लेवल के सवाल आने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मैं चाहता हूं इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुझे होनी चाहिए, बस खत्म। सवाल तो मैं करा लूंगा, तो उसकी टेंशन ना ले, इसी चीज में तो माहिर हूं मैं, सवाल करवाने में। समझ आ रही है बात? तो सवाल मैं करा लूंगा, और जहां जरूरत पड़ेगी, सुन ले मेरी बात, जहां 11th के टॉपिक वा की जरूरत पड़ेगी, मैं रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन ना ले। और बता, और बता, ठीक है। कभी अगर जरूरत पड़ेगी, 11th क्लास को उस चीज की आवश्यकता पड़ रही है, तू गया मेरे को तो नहीं आता, तो मैं उसको रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत ले। ओके डियर, ओके, पक्का। बस बस, इससे ज्यादा बात ना हो पाएगी भैया। बस बच्चे कह रहा सर डिस्ट्रैक्शन के लिए बताओ क्या करें, है? एक बच्चा कह रहा सर 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 उसके लिए बताओ क्या करें, है? सर सर टाइम मैनेजमेंट के लिए बताओ क्या। अब मेरे पास समय नहीं है, देख अब पूरा टाइम 1 घंटा निकल चुका है, अब 45 मिनट हमको पढ़ाई करनी है। क्लियर है? ठीक है सर, कॉपी कितनी बनाए, जितनी बननी है उतनी बना। बस तू ये समझ ले, एक तेरी होनी चाहिए नोटबुक क्लास नोट्स, और एक तेरा होना चाहिए होमवर्क, होमवर्क कॉपी, बस ये दो ही काफी है। ठीक है, क्लास नोट्स वाली कॉपी क्लास नोट्स के साथ चलो, और एक तेरी होनी चाहिए होमवर्क वाली कॉपी। क्योंकि होमवर्क यार जब तुम खुद से सॉल्व करते हो ना सवाल का, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो इसलिए एक होमवर्क वाली कॉपी, जिसमें आप सारी चीज, जो भी होमवर्क मैं दूंगा, जो होमवर्क मैं दूंगा आपको इन द फॉर्म ऑफ केपीपी, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, वो आप जरूर ट्राई करें, वो आपको उसको होमवर्क कॉपी में आप रख सकते हो। क्लियर है? अब शुरू करते हैं भाई। एक बच्चा कह रहा सब मॉड्यूल, सब मॉड्यूल, मॉड्यूल, सब मॉड्यूल नहीं लिखा आपने, मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल, ये लिखा ना मॉड्यूल। इसका होमवर्क मैं दूंगा, मैं क्लास में दूंगा। ये तो नहीं कह रहा ग्लास में देंगे सर, वाह, क्लास में दूंगा। ठीक है, मॉड्यूल को होमवर्क में दूंगा बेटा। ओके, चल भाई, आई होप इतनी देर से फाइनली हमारी सारी बातें समाप्त हुई। अब पढ़ाई की बातें शुरू कर लेते हैं। ठीक है, हाँ एक बच गया, वो कह रहा है लेवल ओपी, मुझे लग रहा है वो लेवल अप करने वाला था, यू की जगह वो टाइप कर दिया। हाँ, तो चलो अभी स्टार्ट करने वाले हैं आज का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बस एक बात जानना चाहता हूं, एक बार मुझे उन बच्चों का डाटा पता चल जाए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़े हैं, वो 1 टाइप करें। ठीक है, जो अर्जुना 1.0 में थे और मुझसे ही पढ़े हैं। ठीक है, दूसरा अदर बैच में थे, अर्जुना 1.0 2.0 या कहीं भी अदर बैच में थे, और मुझसे पढ़े हैं किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, वो भी यहां पे टाइप करें, मुझसे पढ़े हैं। ठीक है, तीसरा जिन्होंने मेरे बारे में सुना है, बट पढ़ा नहीं है। और चौथा जो मुझे जानते ही नहीं है, जो मुझे अभी तक नहीं जानते, पहली बार मिले, जो आज पहली बार मिले हैं। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, अगर क्योंकि 100% डाटा अगर इसी टाइप का होता है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़िया मैच है अर्जुना 1.2 की पिछले साल से, तो फिर मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा यहां से आया है, तो भैया है तो अब हम वो हमारे परिवार का हिस्सा, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना है। तो मुझे एक बार ये डाटा मुझ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मैं यहां पे एक पोल करवा रहा हूं भाई, सिंगल चॉइस है, मैं आपको 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ईमानदारी के साथ 1 2 3 4 या ABCD आप यहां पे ईमानदारी के साथ टाइप कीजिएगा। स्टार्ट। हाँ, जल्दी। बोल बोल बोल। सबसे अच्छी बात यह है 4 नंबर का कोई नहीं है। सारे के सारे 1 2 3 में है। हम्म, यस।
हो। शुरू करें, सेंड द आंसर। ओके भाई, मेरा दिल तो ये चाहता है कि सब लोग इसमें होने चाहिए यार। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। व्यू रिजल्ट। आ 48% बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पुराने सलीमियंस हैं, बहुत ही बढ़िया। और 10 से 11% ऐसे हैं जो अदर बैच के हैं लेकिन मुझसे पढ़े हैं। 11% राउंड ऑफ मैंने कर दिया है। 33% ऐसे हैं जिन्होंने मेरे बारे में बस सुना है कि बहुत ही गुस्सैल मास्टर है, ठीक है, बहुत ही खड़ूस मास्टर है ना। और 7.64% बच्चे ऐसे हैं, मतलब 7% बच्चे ऐसे हैं जो आज पहली बार मिले हैं। ओके, ये बात बहुत अच्छी बताई यार तुमने, तो मेरे लिए बहुत जरूरी बात थी। इसका मतलब मैं समझ गया यहां से कि ये 60% बच्चे हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, और ये 40% बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे जिनके लिए मैं नया नया हूं, है ना। तो मैं इन 40% बच्चों को बोलूंगा, बेटा 2 4 5 दिन क्लास अटेंड कर लो अच्छे से लाइव, और फिर तुम्हें आपको पता चल जाएगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं, सर की तरीका क्या होता है पढ़ाने का। थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इन 40% से बोलूंगा कि प्लीज 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 1 2 3 क्लास में जज ना करें, ठीक है। आप ज्यादा जजमेंटल होके बिल्कुल ना बैठें, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है, सेटिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ट्यूनिंग मैच होने में टाइम लगता है, फ्रीक्वेंसी मैच होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका अगर मैचिंग मुझसे नहीं हो पाती है किसी कारणवश, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका समय वेस्ट हो रहा है, ठीक है, वो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि वो टाइम वेस्ट हो। तो आप भरोसा रखें मेरे भाई, 40% जो लोग हैं, ठीक, तुम्हारा नाम मास्टर जो ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक मास्टर है तुम्हारा, ठीक है। कुछ लोगों के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा मास्टर है। तो इसलिए जस्ट पेशेंस रखें, भरोसा रखें, और बस थोड़ा जजमेंटल ना हो, बस थोड़ा सा रिलैक्स रहे, कुछ क्लास रिलैक्स रहे, अपने आप तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। कुछ दिनों के बाद ये 40 के 40% भी इसमें ऐड हो जाएंगे, और फिर बोलेंगे यस वी ऑल आर सलीमियंस। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट कर दें, हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कट्टर जे एडवांस लेवल, हाँ बेटा जे एडवांस लेवल तक कट्टर पहुंचेगा बढ़िया तो, लेकिन समय लगेगा थोड़ा सा। बिल्कुल। आयुषी भाभी कहाँ है सर? ओए अच्छी बात कर तू भाई, तू ऐसी ऐसी बातें मत कर, वरना मेरे मुझसे शायरी मारियां निकलेंगी गंदी गंदी फिर, ठीक है। हाँ कह रहा आयुषी भाभी कहाँ पर है? वो सुना है ना, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, ठीक है। तो देख मुझसे कैसी कैसी बातें निकलवाता है। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, और प्यार अगर सच्चा हो तो सूरत नहीं देखी जाती है। तालियां, जोरदार तालियां, क्या बात बोली है सर आपने, है ना। हाँ वाह 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 वाह, कह रहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूरी थोड़ी हुई है कहानी, कहानी तो अभी बाकी है, फिर तो सुन ले। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, और प्यार अगर सच्चा हो तो सूरत नहीं देखी जाती। और हम तो कुर्बान करते हैं अपना सब कुछ प्यार और मोहब्बत में, क्योंकि माल अगर अच्छा हो तो सूरत नहीं देखी जाती। माल का मतलब है, ये मैंने अपने पुराने बैच वाले बच्चों को बताया था, माल का मतलब होता है जो फ्लिपकार्ट से अमेजोन से हम सामान ऑर्डर करते हैं वो, क्योंकि वो अगर अच्छा होता है ना तो हम लोग भी कीमत उमत नहीं देखते, हम लोग बस उसको ऑर्डर कर लेते हैं। क्लियर है? हाँ वो सुना भी होगा तूने, बहुत मालदार है, ठीक है। ठीक है, बहुत मालदार आदमी है। तो मालदार का मतलब आई होप तो समझ गया होगा, उस माल का मतलब वो माल है भाई। कह रहा वाह वाह सर वाह वाह। चलो भाई साहब, और एक आखिरी कहानी, एक लास्ट चीज और, ठीक है। बहुत देर से कुछ जो है बच्चों को बुरा लग रहा होगा जिनका नाम है कन्याएं, ठीक है। मेरे बैच में जो बॉयज होते हैं वो लाल लाल हार्ट से रिप्लाई करते हैं, और जो हमारी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर मासूम सी कन्याएं होती हैं, सुंदर सुंदर का मतलब सारी सुंदर है, हमारे लिए हमारे बैच का पार्ट है तो सारी सुंदर है, वो हरे हरे हार्ट का इस्तेमाल करती हैं। तो आगे से जब भी कभी आप कम्युनिकेशन करोगे तो लाल लाल हार्ट और हरे हरे हार्ट से कम्युनिकेशन करोगे। लाल लाल हार्ट का मतलब ये बॉयज हैं, हरे हरे हार्ट का मतलब ये हमारी छोरियां हैं। ठीक है भाई साहब, छोरियों कन्याओं कहां हो? है? निशा का रिप्लाई है, हाँ अब दिख रहे हैं अब दिख रहे हैं। छोरियां देख रही हो, हरा हार्ट कहां है? ये हरा हार्ट कहां है सर? कितने खराब है, हरा हार्ट तो भाई साहब मिल ही नहीं रहा है? कोई बात नहीं, आप हरा हार्ट ढूंढो। तो चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आई होप आपने एक नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
अब मैंने स्टार्ट कर दिया भाई, चौथा गेट डाल दिया, पढ़ने का काम शुरू कर दिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसा कि नाम आया था फोर्स, आपको पुरानी बातें याद होगी 11वीं क्लास में। 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था फोर्स क्या होता है, इट इज ए पुश और पुल। आई होप आपको याद होगा 11वीं क्लास में। पेन नीचे रख दें, बिल्कुल पेन नीचे रख दें, मेरी बातें सुने ध्यान से, और धीरे 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 मैं आपको इस चैप्टर को आगोश में ले लूंगा, ध्यान से मेरी बातें सुने। तो जैसा एक नाम है, अभी हल्का फुल्का आपने सुना होगा कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स क्या होता है, ये हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था। फोर्स होता था आइदर पुश ए पुल। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और फिर हम लोगों ने देखा था कि दो तरह के फोर्स होते थे, वैसे तो चार तरह के होते थे, ठीक। 4 फंडामेंटल नेचर ऑफ द फोर्स, क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि सर लिखना कुछ भी मत, कि सर हमने देखा था सर एक होता था ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, और बताओ। बोले सर एक होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैंने कहा ठीक है, और बताओ। बोले सर एक होता था जिसको हम बोलते थे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मैंने कहा ठीक है, चौथा बताओ। बोले एक होता था वीक न्यूक्लियर फोर्स। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। ये चार फोर्सेस को हम लोगों ने, एक फोर्सेस को हमने चार कैटेगरी करी थी। इसमें एक आता था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में आई होप आपको हल्का फुल्का इतना तो पता ही होगा 9th क्लास में कि हमने देखा था 2 पॉइंट मास के बीच में जो फोर्स लगता था उसको बोलते थे Gm1m2/r²। और यही फोर्स एक तरीके से mg फोर्स हुआ करता था, जिसको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। और हमने देखा था कि 2 पॉइंट मास अगर r डिस्टेंस दूरी पे रख देंगे तो एक पॉइंट मास दूसरे पॉइंट मास को अपनी तरफ बुला रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। बोला हाँ सर बिल्कुल सही बात है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, मैं तुझे बोलूं भाई साहब यहां पर पॉइंट मास m1 है और यहां पर पॉइंट मास m2 है, और ये सपोज इनके बीच का सेपरेशन r है, तो m2 वाला क्या कर रहा होगा, m1 को अपनी तरफ बुला रहा होगा, और m1 वाला m2 को अपनी तरफ बुला रहा होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। पॉइंट मास के लिए हमें फॉर्मूला मिला था F = Gm1m2/r², और mg भी एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स ही था। अगर आपने ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा है तो आपने वहां पे देखा होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। अगर तुझे याद हो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने वाली बातें पढ़ी थी। पहले लेक्चर में हम लोग देखते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर हम लोगों ने रखा था टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, इस तरह के फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। वहीं पर यहां पर एक आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, जिसको 11th क्लास में मैंने ये बोल दिया था कि ये फोर्सेस को हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो बेसिकली 12th क्लास की जो फिजिक्स है वो हमारी यहीं से स्टार्ट होने वाली है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हम कम से कम आधे टाइम तक, 60% टाइम तक हम लोग यही पढ़ते रहेंगे। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, क्या मैग्नेटिक फोर्स होता है, यही सारा पार्ट पढ़ते हैं, जिसका पूरा जो पार्ट है उसको हमने 2 टुकड़े में तोड़ा है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी बार फिर आएगा मैग्नेटिज्म। तो अभी जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बेसिकली दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर आपने और चीजें पढ़ी थी, हवा में पढ़ी थी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। बोले सर न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? मैंने कहा यार इतना तुम्हें शायद पता हो कि 2 पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। बोले हाँ सर रिपेल करते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन होता है, ठीक, उसमें चार्ज होता है पॉजिटिव। मैंने कहा हाँ यार होता है। तो अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो केमिस्ट्री में इतना तो तुम्हें पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन होंगे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो अगर बहुत सारे प्रोटॉन आपने छोटी सी जगह के अंदर भर दिए, बोला हाँ सर भर दिए। अब न्यूक्लियस का ऑर्डर भी आपको पता ही होता, कितना 10⁻⁻, समझ रहा, 15 का ऑर्डर का उसकी रेडियस होती है। तो इतनी सी छोटी सी जगह में तूने बहुत सारे प्रोटॉन भर के रख दिए। कोई भी एटम ले ले, एटम का एटॉमिक नंबर होगा, सपोज एटम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो एटॉमिक नंबर उसका 20 है, तो उसका मतलब 20 प्रोटॉन हो गए उसके पास। तो 20 प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर भर रखा है तूने। तो न्यूक्लियस के अंदर जब तूने 20 प्रोटॉन को भरा तो न्यूक्लियस के अंदर क्या 20 पॉजिटिव चार्ज एक जगह भर दिए? बोले हाँ सर भर दिए। तो क्या वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे? रिपेल। बोले हाँ सर रिपेल कर रहे होंगे। बोले यार अगर इतनी ही बात होती कि रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब वो तो न्यूक्लियस को फट जाना चाहिए, एक तरीके से बम फट जाना चाहिए, एक तरीके से उसको फूट जाना चाहिए। मतलब एक छोटी सी जगह में तूने बहुत सारे बंदे भर कर रख दिए और सारे बंदे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसको तो फट जाना चाहिए भाई। बोले हाँ, लेकिन न्यूक्लियस फटता तो नहीं है। बोलते हैं भाई ये तो स्टेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिपल्शन फोर्स के अलावा भी तो कोई दूसरा फोर्स लग रहा होगा। बोले हाँ यार बात बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अगर केवल रिपल्शन लग रहा होता तो न्यूक्लियस तो फट गया होता। तो वो जो दूसरा फोर्स लग रहा था वो फिर हमने देखा भैया किसके बीच में लग रहा है? बोले यार लग तो प्रोटॉन के बीच में रहा है। फिर बाद में जब और ऑब्जर्व किया तो पता चला कि भाई साहब वो न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है। तो केमिस्ट्री में आपको याद होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स बोला करते थे। तो फिर ये बात समझ में आ गई कि वो जो फोर्स है, कुछ फोर्स है भाई, पता नहीं कौन सा फोर्स है, कोई ना कोई फोर्स तो है जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रहा है। तो उसको हम लोगों ने नाम बोल दिया न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम बोल दिया भाई साहब हमने? न्यूक्लियर फोर्स। तो वो सारे फोर्सेस को हमने इस कैटेगरी में रख दिया है, जो हम बाद में देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में।
बात समझ में आ रही है? ये बस मैंने तुझे हल्का सा आइडिया था। तो बोले सर हमको पढ़ना क्या है? मैंने कहा हमको पढ़ना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वाला पार्ट, जिसमें हम अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात आई कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या, क्यों, कैसे पता चला मैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ है, या क्या इसके पीछे की कहानी है, क्या वजह है? तो मैंने कहा मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। क्या, मैं ये मान के चलता हूं कि तूने 11वीं क्लास पढ़ी है और 11वीं क्लास में तुझे ये पता है कि सर 2 पॉइंट मास m1 m2 या इक्वल पॉइंट मास, अगर मैं यहां पे लिख लूं m और m को मैं r डिस्टेंस दूरी पे रखूंगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बोले बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बोले कौन सा फोर्स लग रहा होगा? बोले ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 बाई r स्क्वायर। मैंने कहा करेक्ट है, मतलब 2 पॉइंट मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही है। बोले सर अगर इस हिसाब से चले तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रख दूं, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन अगर रख दिए तो इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता है, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा है 9.1 इंटू 10 टू और माइनस जो भी आता था, तो इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बोले अगर मैंने इन दोनों मासेस को r डिस्टेंस दूरी पे दोनों इलेक्ट्रॉन को रख दिया तो अट्रैक्शन वाला फोर्स तो आना चाहिए था। ठीक है भाई साहब, अट्रैक्शन वाला फोर्स आना चाहिए था, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए थे। परंतु जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला साला ये तो रिपेल कर रहा है। अब बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई भाई। देख G m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये तूने 9th क्लास में पढ़ा था। अगर मास है पॉइंट मास है, r डिस्टेंस दूरी पर है, अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन रखा तो भाई वो भी तो अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन अट्रैक्ट करने की वजह मुझे क्या ऑब्जर्व हुआ? रिपल्शन। हमने देखा भाई साला ये तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। बोले यार रिपेल कर रहे हैं, बोले ये क्या भला है भाई साहब, है ये क्या भला होगी भाई साहब, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये क्यों रिपेल कर रहे हैं? इसका मतलब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई दूसरा फोर्स और लग रहा है जो इन दूसरों को रिपेल कर रहा है। बात समझ में आ रही है? सर इनके बीच में ग्रेविटेशन नहीं लग रहा होगा क्या? सर ग्रेविटेशन नहीं लग रहा होगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल लग रहा है ग्रेविटेशन, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ग्रेविटेशन तो लगेगा। बोले तो सर ग्रेविटेशन में तो नेट अट्रैक्शन आता था। मैंने कहा हाँ, इसकी वजह से तो अट्रैक्ट हो रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल रिपल्शन मिला है, तो इसका मतलब कोई और फोर्स और लग रहा है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रोटॉन के साथ यही ऑब्जर्वेशन करी, मतलब हमने एक तरीके से ऐसी बॉडी ली जिसपे एक तरह से पॉजिटिव चार्ज था। जब हमने उन दोनों को r डिस्टेंस दूरी पे रखा तो हमें पता चला कि भाई साहब वो भी रिपेल कर रहे हैं। तो फिर कहानी समझ में आई। बोले ये कहानी जो है ये कहानी आपकी ग्रेविटेशन वाली नहीं है, ये कोई दूसरी कहानी है। यहां जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन वाला फोर्स नहीं है, अब कोई एक दूसरा फोर्स है। उसकी वजह क्या है? बोले इसकी वजह है चार्ज। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने दो न्यूट्रल बॉडी को रख के हमने ऑब्जर्वेशन किया तो हमें ये वाला फोर्स, एक्स्ट्रा जो फोर्स था, ये हमको ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो ये बात हमारी समझ में आ गई। बोले क्या समझ में आ गई? बोले बात समझ में आ गई कि सर ये जो भी फोर्स लग रहा है ये चार्जेस की वजह से लग रहा है। तो फिर हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इसको सेपरेट तरीके से पढ़ते हैं। और हमने एक चैप्टर बनाया जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब होता है एट रेस्ट। तो तुझे पहले 12th क्लास की फिजिक्स समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज। स्टैटिक मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। ठीक है सर जी। मतलब भैया चार्ज को रेस्ट पे रख दिया, ये चार्ज है, कोई चार्ज बॉडी है, उसको भाई साहब रेस्ट पर रख दिया ऐसे, और रखने के बाद अब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे भैया क्या क्या कहानी होगी। वो सारी कहानी आपको देखने के लिए मिलेगी किस चैप्टर में? जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद फिर हमने क्या किया? चार्ज को भगा दिया। जैसे ही हम चार्ज को भगाएंगे, जैसे ही चार्ज को हमने भगा दिया, चार्ज को दौड़ा दिया, चार्ज को हमने रफ्तार प्रदान कर दी, चार्ज को भगा दिया, तो हमारा एक नया चैप्टर बनकर तैयार हो जाएगा जिसका नाम होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर चार्ज अगर सपोज भागता है, अगर चार्ज अगर फ्लो करता है तो हम उसको बोलते हैं कि करंट बन गया। व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पहले चार्ज रेस्ट पे है तो पहला चैप्टर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। उसके बाद हम चार्ज को मूव करा देंगे तो नया चैप्टर बनकर तैयार हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि चार्ज अगर मूव करेगा तो करंट पैदा होगा। व्हाट इज करंट? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसी को तो करंट बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद फिर हमने देखा कि सर अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो हमने देखा उसके चारों तरफ एक फील्ड पैदा हो जाती है, और जिस फील्ड को हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड।
तो तीसरा, बाद में एक तीसरा चैप्टर आपके सामने आ जाएगा जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसी सीक्वेंस में आपकी फिजिक्स को जो है 12th क्लास में रखा गया है। पहला, चार्ज को रेस्ट पे रखा। चार्ज को जब रेस्ट पे रखा तो क्या क्या ड्रामेबाजी घटेगी वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर चार्ज को भगा दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया। चार्ज भागा तो क्या देखने के लिए मिली, मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसको हमने अगले चैप्टर में रखा। इसी प्रकार हमारी 12th की जो फिजिक्स है वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज है क्या, कैसे डिफाइन करोगे चार्ज। बोले सर ऐसे तो सर ये तो एक बकैती वाला चैप्टर है, आर्टिकल है, बस आप ऐसा समझ लो चार्ज। सर चार्ज बेसिकली इट इज ए काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो बॉडी आपस में, बात समझ में आ रही है, दो बॉडी आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंट्रैक्शन, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स इंट्रैक्ट करती है। आराम से सिंपल सी डेफिनेशन से मैंने तुझे ये समझाया। मैं फिर से बोल देता हूं, दो बॉडी नहीं एक भी बॉडी हो सकती है। बोले चार्ज क्या है, वो चार्ज मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आगे बात समझ में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। तो यहां से थोड़ी सी डेफिनेशन का खेल है। तो एक काम करो, नोट्स का काम करो, सबसे पहले आप लिखो ये पॉइंट, लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे मैंने लिखा एज इट इज ऐसे लिखो, मिनट से पहले। पहला पॉइंट ये रहा, बेटा फॉर्म में आ गया हूं मैं, अब तुझे दिख गया होगा बहुत देर से मैं क्या इधर उधर की बातें करना मत जरूरी था भाई, टेक टीम ने बोला था भाई मेरे को बोला था, बोले सर शुरू में ना बच्चों को ना समझा देना, ऐसे पढ़ाओगे ऐसे पढ़ाओगे ऐसे पढ़ाओगे ऐसे पढ़ाओगे ऐसे पढ़ाओगे। अगर आपने शुरू में ज्यादा पढ़ाना शुरू कर दिया ना तो 20% बच्चे तो पढ़ेंगे, 80% फैल जाएंगे। बोले मास्टर क्या है बता ही नहीं रहा। हाँ बोलो, एक बच्चा कह रहा है सब बिना 2x लिए 2x की फील आ रही है। हाँ भाई बिल्कुल, मेरे साथ तुझे x नहीं 2x की फील आएगी। मतलब समझ रहा है, एक पुरानी x और एक उससे भी पुरानी x। x का मतलब यही तो होता है ना 2x। तो तेरे को तेरी पुरानी जो 2x हैं वो तेरे को याद आएंगी। बॉयज को, कन्याओं को नहीं, कन्याओं को नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरे जितने भी मित्र लोग हैं, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि बॉयज अपनी एक्स को कभी नहीं भूलते, लेकिन कन्याएं अपनी एक्स को अगले दिन ही भूल जाती है। छोरियों सही बोल रहा हूं क्या मैं, सही बताना, ठीक है बुरा मत मानना लेकिन सही बताना, क्या ये बात सच है, क्या ये बात सच है कि कन्याएं अपनी एक्स को अगले दिन ही भूल जाती है, नेक्स्ट के बाद ही भूल जाती है? बोलो 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 बोलो, है बोलो बोलो बोलो। छोरी हंस के कह रही है, बात तो सही कह रहे हो सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या करनी आओ है? शर्मा, अभी शर्मा रही है अभी जा रही है। अरे तुम कन्याओं तुम क्या समझोगी, तुम हमारे दिल से पूछो यार, है ना, बॉयज के दिल से पूछो यार। है वो सुना है ना वो, हाँ वो बफा वो सुना है ना, चल छोड़ रहने दे, नहीं सुना तो वरना बुरा मान जाएंगी छोरियां हैं। सर हेडफोन नहीं पहना प्लीज मत बोलना, ठीक है ओके। अभी आते आते रह गया, देख अभी आते आते रह गया, छोड़िए ऐसा गुस्से में देख रही। पहली क्लास में कुछ मत कहना हमको, देखो हाँ ठीक है, पहली क्लास में कुछ मत कहना। चलो थोड़ी देर के बाद सुना देंगे। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर सुनाओ सर, थोड़ी देर के बाद सुनाएंगे, चल आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गया। अब एक काम करो नोट्स में, सर इन ब्रांच ऑफ वी डील विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस, लिखने की कोई जरूरत नहीं है अपने नोट्स में, आपने केवल इतना लिख दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सर इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब होता है मेरे भाई एट रेस्ट। मन का ठीक है, ठीक ओके। अब ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये सब 11वीं क्लास में लिखा हुआ था, सॉरी, ठीक है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 11वीं क्लास में हम लोग लिख चुके थे इसको ऑलरेडी। अब हम चलते हैं सर व्हाट इज चार्ज, ठीक।
तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले चार्ज की डेफिनेशन आप ये लिख लो। बोले चार्ज, बोले क्या होता है? बोले चार्ज इट इज ए प्रॉपर्टी बाई वर्च्यू ऑफ विच ऑब्जेक्ट और पार्टिकल प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, या ऐसे लिख दो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। एज इट इज डेफिनेशन आप लिख लो, एज इट इज। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक चार्ज और ये डेफिनेशन लिखो फटाक से, साथ साथ लिखो अभी जल्दी से। जल्दी 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 जल्दी। ये लिखना है। तुझे हल्का लग रहा होगा, तुझे लग रहा है ऐसा काई लिखा रहे हो। लिखना है बेटा, लिखना है, लिखो। जब लिख लो तो लिख देना CKL, चाप लिया। कि क्या होता है चार्ज? बोले चार्ज कुछ नहीं, इट इज जस्ट ए प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, बस खत्म, इतना ही काफी है। हाँ बिल्कुल। वो कह रहा है सब सब बताओ सर क्या कह रहे थे? अरे मैं ये कह रहा था छोरियों को अक्सर जो है ना अपने एक्स याद नहीं रहते हैं, वो भूल जाती है अपने एक्स को अक्सर, ऐसा मैंने देखा है, सुना है मैंने। बॉयज को याद रहते हैं, ठीक है। तो बस यहीं से मुझे 2-4 लाइन याद आ गई थी कि ये बेवफा वफा की कीमत क्या जाने, ठीक है। वो बेवफा वफा की कीमत क्या जाने, वो बेवफा गमे मोहब्बत क्या जाने, ठीक है। गमे मोहब्बत में तो जानता है, मोहब्बत में गम मिलता है, वो क्या जाने। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, बेवफा वो वफा की कीमत क्या जाने, वो बेवफा गमे मोहब्बत क्या जाने, और जिन्हें मिल जाता है हर मोड़ पे नया हमसफर, वो वाला सच्चे प्यार की कीमत क्या जाने, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा था। अब छोड़िए घूर का देख रहे हो, हाँ हम जानते हैं सच्चे प्यार की कीमत। हाँ चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात आई सर चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेटा आज का लेक्चर बहुत लाइट्स रहेगा, मैं पहले बहुत लाइट रहेगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आज का लेक्चर जानबूझ के लाइट रखा है मैंने, ठीक है। सर हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक। चार्ज जो है बोले सर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहली बात मेरे साथ साथ लिख लेना चाहो तो, बोले सर ये होता है स्केलर, ये वेक्टर नहीं होता। चार्ज क्या होता है मेरे भाई? स्केलर होता है, ये वेक्टर नहीं होता, इसकी यूनिट होती है कूलम्ब, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। बोले सर जो चार्ज होता है ना वो 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है। अच्छा सर 2 प्रकार का मतलब? बोले सर एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। सर ये पॉजिटिव निगेटिव ही क्यों होते हैं? मन का देख ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर डेवलप किया जा रहा था, थ्योरी वगैरह बनाई जा रही थी, तो बस देखा गया कि 2 प्रकार के चार्ज ऐसे हैं जो आपस में रिपेल कर रहे हैं, और 2 प्रकार के चार्ज ऐसे हैं जो आपस में एक तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब हमने देखा उनके 2 ही प्रकार हैं, ठीक। एक कुछ 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 और एक कोई दूसरा कुछ 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 कुछ। अब फिर बात हुई कि यार कैसे नामकरण करें। कभी सोचा कि यार कलर से कर देते हैं, कि एक रेड कलर का एक व्हाइट कलर का। लेकिन तभी एक बहुत अच्छी चीज देखी गई कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज मान के चलो +2 कूलम था, और कोई एक दूसरा चार्ज -2 कूलम है, मतलब 2 अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज को जब हम लोगों ने मिक्स किया, मिलाया, तो पता चला कि वो न्यूट्रल आ गया। न्यूट्रल मतलब एक बॉडी है उस पर कुछ कुछ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी है पॉजिटिव, मान के कोई भी, मतलब तू ऐसा समझ कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब उस चार्ज को ये नहीं पता है कि तूने वहां पे पॉजिटिव साइन रख दिया है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये नहीं है कि उस चार्ज को ये नहीं पता है कि उसके ऊपर नेगेटिव रखा। वो पॉजिटिव नेगेटिव हमने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से रखा है, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब। हमें तो बस ये दिखा था कि 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, ऐसा समझ ले, एक ये एक ये। अब हम इसको क्या नाम दे? या तो ऐसा बोल दे ये बड़ा कद्दू है छोटा कद्दू, ठीक है। या ऐसा बोल दे सर ये हरा लाल, ये हरा और ये लाल, ऐसे। या फिर ऐसा बोलते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब जब दोनों, हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि सब एक बॉडी है उस पर 2 अपोजिट चार्ज हैं सेम मैग्नीट्यूड के, जब हमने उनको मिलाया तो वो न्यूट्रल हो गया। मिलाया मतलब जोड़ा तो न्यूट्रल हो गया, जोड़ा तो 0 हो गया। तो ये बात समझ में आई। बोला क्यों ना सर एक काम करें, एक को पॉजिटिव दे दें दूसरे को नेगेटिव दे दें। बोले इसका फायदा क्या होगा? बोले इसका फायदा ये होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव को जब हम जोड़ते हैं तो वो 0 बन जाता है। अगर 2 संख्याएं इक्वल मैग्नीट्यूड की है और एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव है, दोनों को जोड़ोगे तो 0 बन जाएगा। तो बोले सर ठीक है सर। तो तब से ये सोचा, तब से इस चीज को अप्लाई किया गया। बोले सर अब हम ये बात बोलेंगे चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। बोले सर पॉजिटिव चार्ज का मतलब, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? बोले सर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है
किसी बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मतलब है कि उसकी वाली उसको छोड़ के जा चुकी है। मतलब सर उसके जो इलेक्ट्रॉन थे उसको छोड़ के जा चुके हैं। तो जब भी कभी किसी बॉडी के ऊपर ये दिखेगा भाई साहब ये बॉडी है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बोले सर इलेक्ट्रॉन फिर कैसा आया? सर इलेक्ट्रॉन कैसे? आई होप तुझे केमिस्ट्री में इतना पता होगा कि हमने बोला कि सर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, हम लोगों ने जो पहले खूब ऑब्जर्वेशन करी तो बोला सर वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बिल्कुल उसी प्रकार जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन पे होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज अ चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, तो आप बोलोगे चार्ज ऑन वन प्रोटॉन वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से हमें दो बात पता चली, क्या? चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? बोले पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन इसे कुछ इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन इसे छोड़ के जा चुके हैं। लिखना मत अभी, छोड़कर जा चुके हैं। छोड़ के जा चुके हैं मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? निगेटिव, वो छोड़ के चला गया मतलब निगेटिव चार्ज चला गया। तो इसका मतलब बॉडी ओवरऑल क्या हो जाएगी मेरे भाई? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? निगेटिव चार्ज सर इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी बॉडी पर जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हमने बोला भाई साहब ये बॉडी क्या हो जाएगी? ओवरऑल क्या हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज है। तो यहां तक आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, ये मैं यहां पे मिटा देता हूं, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग को तो हम बेसिक से ही करेंगे। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उस बॉडी के इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के जा चुके हैं। निगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसमें जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक बात तुझे समझनी पड़ेगी, जो मैंने यहां पे लिखा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बात तुझे यहां पे समझनी पड़ेगी कि सारी नौटंकी, ये खोपचे में जाएगा तेरी लाइन, सारी नौटंकी इलेक्ट्रॉन की है। तुझे ये बात समझनी पड़ेगी, प्रोटॉन की नहीं है, सारी नौटंकी इलेक्ट्रॉन की है। सारी नौटंकी इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब यह मत समझना कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज आके बैठ गया, ऐसा नहीं है। अगर किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब यह है कि पहले वो न्यूट्रल होगी। बोले ठीक है सर न्यूट्रल होगी। अब अगर मैंने बोला कि इससे मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, छीन लिए, या इससे 5 इलेक्ट्रॉन इसके छोड़ के चले गए, तो अब ये जो बॉडी है ये तेरी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का ये मतलब मत समझना कि आपने इसके ऊपर पॉजिटिव चिपका दिया, ये मतलब नहीं है। आप ये मत समझना कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है पॉजिटिव चार्ज मार्केट से खरीद के लाए और उसको दे दिया। ना 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 ना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उसकी इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के जा चुके हैं, खत्म कहानी। बोलो क्या ये बात समझ में आई? 10 मिनट में क्लास छोड़ रहा हूं बेटा, 10 मिनट में क्लास छोड़ रहा हूं। बात समझ में आई? ठीक है सर ये बात समझ में आ गई। तो जल्दी से सारे पॉइंट लिखो। सबसे पहले जो मैंने यहां पे लिखा है जल्दी से लिखो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। और यहां से एक बात और पता चला कि यहां से हमने एक टर्म डिफाइन किया ई, इसी को हम लोग बोल देते हैं माइनस ई और इसी को हम लोग बोल देते हैं प्लस ई। ई प्लस ई मतलब ई का मतलब, बोले सर ई का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ एक, ये हमने एक टर्म डिफाइन कर दिया ई। ई क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। व्हाट इज कूलम? कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसकी जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, ठीक है। और जो है ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब है माइनस ई। माइनस ई का मतलब माइनस 1.6 10⁻⁻19। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, उतना ही चार्ज तेरा क्या होता है? प्रोटॉन पे होता है। और इतनी केमिस्ट्री तूने पढ़ी होगी कि भाई साहब अगर एक न्यूट्रल एटम है तो उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन होते थे उतने ही प्रोटॉन होते थे, ताकि आपस में नल इफेक्ट क्या हो, दोनों का इफेक्ट क्या हो जाता था? नल हो जाता था। क्लियर है? ठीक है भाई साहब आगे बढ़ते हैं। फिर चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज और थी, और प्रॉपर्टीज क्या? बोले चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं।
ठीक, वो एडिटिव है। ऐड भी कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। सर ऐड का मतलब, मैंने कहा अगर मैं तुझे ऐसा बोलूं भाई मेरे सामने एक +3 कूलम का चार्ज है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले सर एक मेरे सामने +2 कूलम का चार्ज है, मैंने कहा ये बात भी ठीक है। बोले सर दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? बोले भैया इसके एक तरीके से आप समझ लो 5 कूलम का चार्ज हो जाएगा। मतलब अगर कभी हमको जोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है, घटाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप जोड़ भी सकते हो, आप घटा भी सकते हो। ठीक है सर, ये कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, बोले सर चार्ज है तो मास होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसे ही लिखना नोट्स में, बिल्कुल एज इट इज लिखना है कि चार्ज है तो मास होगा। अगर मास है तो चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हिंदी में ही लिख ले भाई, नहीं भी हो सकता। बोले सर इसका क्या मतलब है? उनका इसका मतलब है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो इसका मतलब मास तो होगा ही होगा। ऐसा मास तो होना ही होना है। अगर तूने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए किसी बॉडी से तो प्रोटॉन तो रहेंगे ना वहीं पर यार, प्रोटॉन का मास तो है ना कुछ, न्यूट्रॉन तो रहेंगे ना वहीं पर। तो इसका मतलब चार्ज है तो मास तो डेफिनेटली होगा, और अगर मास है तो चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि ये रहा एक एग्जांपल, ये एक पेन है, इस पेन का कुछ ना कुछ मास होगा लेकिन इसका कुछ चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। मैं हूं यहां पर, मेरा वजन है, मान के चल जितना भी वजन हो 50 के 60 किलोग्राम का वजन है, 60 किलोग्राम सपोज मैं बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, जो भी मेरा मास है, लेकिन मेरे पास नेट चार्ज 0 है। तो ऐसा हो सकता है कि मास तो है लेकिन चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, इसको अंग्रेजी में स्टाइल मार के बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि सर चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज है तो मास होगा ही होगा। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं भैया चाहो तो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक, लेकिन मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ये बात सच है सर। बोले ठीक है सर। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोले सर मास इज वेरिएंट बट चार्ज इज इनवेरिएंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, ये शायद मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा 2-3 मिनट लगे, ध्यान से सुनना भाई साहब। बोले सर इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा देख मेरी बात सुन, अगर सपोज ये चार्ज है, ठीक है सर चार्ज है, इस पे मान के जब +Q चार्ज है, मैंने कहा +Q चार्ज है, इधर हाले को तू चांद पे ले जाके रख दे, ये +Q का +Q ही रहेगा, ये वेरी नहीं करेगा। तो क्या ये क्या बात होगी सर? है ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब चांद पे तो सर मास भी सेम रहता है। मैंने कहा चल एक मिनट, चल मास को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दे। ये तुझे पता होगा कि मैं अगर यहां पर हूं, मेरा वेट अगर mg है, तो अगर मैं चांद पे चला जाऊंगा तो मेरा वेट mg/6 हो जाएगा। बोले हाँ है ना, चांद पे जो g होता है g की वैल्यू g/6 हो जाती है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तो इसका मतलब जो वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है वो अर्थ पर मेजरमेंट किया तो mg आया तो वहां mg/6 होगी, तो बदल गई। बोले हाँ सर बिल्कुल बदल गई। तो बोले सर जैसे वेट बदल गया, अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं तो चार्ज सेम रहेगा। अब तो कहा सर ये कौन सी नई बात है, सर मास भी तो सेम रहता है, यहां पर मास सेम है तो वहां भी मास सेम रहता है। मैंने कहा नहीं, मास कायदे में वेरिएंट होता है, मास बदल सकता है। शायद तूने एक फॉर्मूला पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं यहां लिख देता हूं, m बराबर m0 1 - v²/c² का अंडर रूट। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नोट इन जेई, पहले लिख देता हूं मैं, नोट इन जेई। लेकिन यहां से एक बात समझ में आती है कि मास इज वेरिएंट। मास इज वेरिएंट का मतलब मास वेरी कर सकता है। सुनने में अजीब लगता है कि अगर 1 किलोग्राम का मास है तो तुझे अभी 1 किलोग्राम दिख रहा है, लेकिन उसको भी चेंज किया जा सकता है। बोले कैसे? बोले सर यहां पे m बराबर m0 1 - v²/c², ये एक रिलेशन है जो ये बताता है, ध्यान से सुनना, कि अगर एक मास रेस्ट पर है, ध्यान से सुनना, मैं तुझे ऐसा बोलूं कि एक मास m अगर रेस्ट पर है, ठीक है सर, तो इसका जो मास है वो तुझे कुछ और ऑब्जर्व होगा। लेकिन अगर इस मास को मैंने v वेलोसिटी के साथ भगा दिया, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, अगर मैंने इस मास को v वेलोसिटी के साथ भगा दिया और तू जमीन पे ही खड़ा होकर उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो तुझे उसका मास कुछ और ऑब्जर्व होगा। बोले क्या ऑब्जर्व होगा? बोले ये ऑब्जर्व होगा ये। लेकिन v कितना हो सकता है? बोले सर v²/c² है। बोले सर c तो स्पीड ऑफ लाइट है। अब यार स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल तो तू भगा नहीं सकता मास को, कितने से भगाएगा?
1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही भगा सकता है, इससे ज्यादा थोड़ी ना भगा पाएगा। ठीक, तो ये इफेक्ट को हम अपनी फिजिक्स में इसको नेग्लेक्ट कर देते थे 11वीं क्लास में। 11वीं क्लास में तूने पूरी रोटेशन तक तूने मास को भगाया था। ठीक है, मास बोला था मास 2 किलोग्राम है, 10 मीटर पर सेकंड, जब भाग रहा है तो उसका मोमेंटम 20 हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर हो जाएगी। ये सब खेला था तूने, मोमेंटम भी खेला था, मास भी खेला था। लेकिन सच बात ये है कि अगर मैं सपोज, इसके पीछे दो पहलू हैं बेटा, दो पहलू हैं इसके पीछे। पहला पहलू, मैं यहां खड़ा हो गया, मैंने इस मास को देखा, ये मास रेस्ट पर है, तो मुझे इसका मास ऑब्जर्व हुआ सपोज एम नॉट। कितना ऑब्जर्व हुआ? एम नॉट। अब अगर मैंने इसको भगाया वी वेलोसिटी के साथ, मैं खड़ा ही हूं, मेरे रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी अगर वी है और मैंने इसको भगाया वी से, वी नॉट से, तो अब मुझे इसका मास जो है ना वो मुझे इतना ऑब्जर्व होगा, एम नॉट अपॉन, मैं यहां पे इसको अच्छे से लिख लेता हूं, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, पहला पहलू। दूसरा पहलू यह भी हो सकता है, यह भी होता है कि सपोज इसका मास एम है, मैंने यहां रख दिया, मैं यहां खड़ा था, मैंने इसका मास देखा, इसका मास था एम। ठीक है, अब मैं सपोज दौड़ना शुरू कर दूं, मतलब किसी मूविंग फ्रेम से, ठीक है, किसी मूविंग फ्रेम से मैं इस मास की तरफ दौड़ना शुरू करती, नहीं 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 नहीं, अब मैं दौड़ रहा हूं इसकी तरफ, दौड़ते 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 मैं इसके मास को ऑब्जर्व करूं, तो वो भी मुझे अब अलग दिखाई देगा, वो मुझे इतना दिखाई देगा जहां वी हो जाएगी मेरी स्पीड। तो कायदे में रिजल्ट ये है कि सर v यहां पर होता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो तू इसको ऐसे समझ ले, इसके दो बातें हैं, दो पहलू हैं। पहला पहलू, मैं खड़ा हो गया, मैंने देखा इसका मास यहां पर एम नॉट था, अब अगर मैं इसको v वेलोसिटी के साथ इसको भगाऊंगा तो मुझे इसका मास एम नॉट नहीं दिखाई देगा, मुझे कुछ और दिखाई देगा। पहला पहलू ये हो गया है। दूसरा पहलू ये हो गया है कि सपोज ये मास रुका हुआ है, मैं यहां पे रुका हुआ हूं, तो मुझे एम नॉट दिखाई दे रहा है, या मैं इसको एक मूविंग फ्रेम से, भागते हुए फ्रेम से बैठ कर उसको ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे कुछ और दिखाई देगा। तो ये सारी नौटंकी आपकी जेई में नहीं है, लेकिन मास के साथ होता है, लेकिन चार्ज के साथ नहीं होता। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब कि तू किसी भी फ्रेम से ऑब्जर्व कर ले, तू चाहे मूविंग फ्रेम से ऑब्जर्व कर ले, भागते हुए फ्रेम के साथ ऑब्जर्व कर ले, घूमते हुए फ्रेम के साथ ऑब्जर्व कर ले, चार्ज जो होता है वो उतना ही होता है। अगर किसी बॉडी पे चार्ज +2 कूलम है तो +2 कूलम ही रहेगा। तू साला चांद पे ले जाकर रख दे, तू भैया बृहस्पति पे ले जाकर रख दे, तू उसको नचा दे, घुमा दे, वो सेम ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब तू कहेगा सर ये कौन सी बड़ी बात हो गई? मैंने कहा बड़ी बात हो गई ना। मैंने कहा क्यों? बोले तूने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक होता है न्यूक्लियस। बोले हाँ सर होता है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, गोल 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 गोल। मैंने कहा हाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। मैंने कहा इन इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, तो चेक करके देखना 10⁵ के आसपास के ऑर्डर की आती है। तो इसका मतलब अगर चार्ज भी ऐसे वेरी कर रहा होता, अगर चार्ज भी ऐसे वेरी कर रहा होता, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज बदल गया होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चार्ज कैसा होता है? चार्ज क्या होता है? इनवेरिएंट होता है। बोलो क्या बात समझ में आ गई? बोलो बोलो बोलो। हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक भाई, देख तूने केमिस्ट्री पढ़ी, तूने एटम पढ़ा, एटम में न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन भरे होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन भरे होते हैं, बोले ठीक है, दोनों भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? बोले इलेक्ट्रॉन बाहर गोल 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 घूम रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन अगर गोल 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 घूम रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड है? बोले हाँ सर स्पीड है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड है तो क्या स्पीड की वजह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज बदलेगा? बोले नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर बदल रहा होता तो हम एटम को न्यूट्रल बोल ही नहीं पाते, क्योंकि न्यूक्लियस पे तो जो प्रोटॉन है वो रेस्ट पर है और इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात ऐसा नहीं होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के भागने की वजह से उनका खुद का चार्ज नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब चार्ज इनवेरिएंट है। चाहे आप किसी चलते हुए फ्रेम से ऑब्जर्व करो, रुके फ्रेम से, वो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो मैं रहा हूं इसको मिटा, नोट्स में इतना ही लिख लो जल्दी से, मिनट से पहले फटाक से। कुछ बच्चे कह रहे हैं टाइम अप। टाइम अप हो गया, छोड़ रहा हूं मेरे भाई, मैं क्लास छोड़ रहा हूं, बस इसको लिख ले, जल्दी लिख, जल्दी जल्दी जल्दी, एज इट इज। बस 5 मिनट क्लास छोड़ रहा हूं, बस 5 मिनट, ठीक है, जल्दी। ठीक है बंधु? बोले ठीक है सर जी, ओके। और बाकी जो बातें हैं, ठीक है, अगली, ठीक है, फिर आज के लिए ही रहने देता हूं। बाकी फंस गया चैप्टर, फंस गया मतलब पार्ट थोड़ा कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक। बाकी हम चीज हम कल ही कवर करेंगे यार, ठीक है। एक लाइन और लिख ले, ठीक है, फॉर एन, बस ये और समझ ले, आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व, इट नाइदर बी क्रिएटेड
बस ये लास्ट लाइन है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर टू अनदर बॉडी। ये लाइन मतलब कितना ही रहते, ठीक है। बोले क्या, बोले सर आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब आपने एक सिस्टम को ऑब्जर्व कर लिया है जिसके अंदर कुछ कुछ चार्ज है, तो बोले सर अब वो उतना ही चार्ज रहेगा, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना ही हम उसको बना सकते हैं ना ही उसको पैदा कर सकते हैं। तो इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास बेटा बस यहीं तक थी, ठीक है। मैं मानता हूं इस बात को, इस क्लास में मैंने आपको पूरे साल क्या पढ़ना है उस पे ज्यादा डिस्कशन किया है, फिजिक्स पे कम डिस्कशन किया है। आई नो दैट, मुझे पता है ये बात को, ठीक है, और मुझे यही करना था। लेकिन कल से ये सब चीजें नहीं होंगी, कल से सीधी पढ़ाई होगी। कल से केवल और केवल हम पढ़ेंगे जैसे आज की 20 मिनट की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। बस मैं आज की क्लास को यहीं पे एक तरीके से समराइज कर देता हूं बेटा, तुझे आइडिया लग गया होगा क्या हमें पूरे साल करना है। आई होप यू ऑल आर एग्री ऑन दिस कि अब हम सब कुछ कवर करेंगे, जेई मेंस भी कवर करेंगे, जेई एडवांस भी कवर करेंगे, बोर्ड के डेरिवेशन भी कवर करेंगे। बोर्ड के लिए कोई एक्स्ट्रा लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी दैट आई विल प्रोवाइड, टेंशन बिल्कुल मत ले। बोर्ड का जो मटेरियल होगा वो भी मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा। जेई एडवांस का कंटेंट हम कवर करेंगे, जेई एडवांस का हम डबल कंटेंट कवर करेंगे इस बार। लेवल नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। नेक्स्ट लेवल का मतलब पिछले साल 11th क्लास में मैं तुझे जेई एडवांस का एक सेशन दिया करता था, तू याद कर, तेरे को बस एक ही सेशन दिया करता था जेई एडवांस का पिछले साल में, ठीक, नर्चर उसमें जब तू 11th क्लास में था। लेकिन अब एक नहीं, मैं 2 सेशन दूंगा और जरूरत पड़ेगी तो 3 भी कर सकता हूं, ठीक है, जरूरत पड़ी तो 3 भी कर सकता हूं, 2 तो मिनिमम है ही, ठीक। तो इस बार जो है कंटेंट भी एक तरीके से डबल होने वाला है, नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। बस तू मेरा हाथ पकड़, ठीक है। कल से हम लोग फोड़ाफाड़ी मचाते हैं। आज की क्लास में बस केवल इतना पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर? बोले सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। चार्ज क्या होता है? बोले सर ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरे बॉडी पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स लगाती है। बोले सर क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? बोले यही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। क्या क्या होता है सर? मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? बोले ये पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के जा चुके हैं, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है उस पर जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। मतलब सारी नोटंकी इलेक्ट्रॉन की है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है उस पर चार्ज का मतलब -e। ई का मतलब क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है सेम चार्ज प्रोटॉन पे होता है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होता है। मैंने बस इतनी ही बातें बताई है, बाकी सारी बातें सारी क्या बेसिकली जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्लास से, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है भाई साहब? पक्का? ओके, ठीक है बंधु। आज मैं जानबूझ कर बेटा आज को मैंने स्लो रखा है, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे आज जुड़े हैं, कुछ बच्चे कल जुड़ेंगे, कुछ बच्चे परसों जुड़ेंगे। तो मैं शुरू में इतना ज्यादा पढ़ा के मैं नहीं चाहता आपके बैकलॉग क्रिएट हो जाते, इसलिए मैंने आज इतना ही पढ़ा है। बाकी चीजें आपको मोटिवेट की है, आई होप वो बातों को आप समझोगे, ठीक है। तो बस हम मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। कल फोड़ाफाड़ी मचाएंगे। कल की क्लास हमारी ऐप पर होगी, ठीक है। आज की क्लास हमारी यूट्यूब पे थी, कल ऐप पर होगी और ऐप पे फिर मचाते हैं कल, ठीक है बंधु? ठीक है। और एक बात और बेटा ध्यान से सुन लेना, अब जो जाना चाहे वो जा सकता है, ध्यान से सुन लेना। जितना मैं तुझे क्लास में करा रहा हूं ना, जितना मैं तुझे क्लास में कराऊंगा उतना कर ले, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। तेरे को यकीन नहीं होता, जो बच्चे अर्जुना 1.0 में मुझसे पढ़े हैं, मैं उन सब से बोलूंगा, उन सारे बच्चों से बोलूंगा कि इस साल जो जेईई मेंस में सवाल आए हुए थे, पिछले साल जो जेईई मेंस में सवाल आए हुए थे, 11th क्लास के सवाल आए हुए थे, वो सवाल तू देख लेना पहले। वो तू सवाल देखेगा तो तू देखेगा कि भाई सारे के सारे ऑलमोस्ट क्लास नोट से निकल के आए हैं, ठीक है, सारे के सारे। जिन बच्चों को प्रयास का बैच मैंने इस साल पढ़ाया था, वो बच्चों ने 25 में से 24 23 सवाल सही करके आए हैं ऑन दी, केवल और केवल क्लास नोट्स के दम पे, ठीक है। तो क्लास नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में बहुत अटेंटिव रहिएगा। कल से जो मैं क्लास में करा दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बिलीव मी। जेईई मेंस के लिए बात कर रहा हूं, जेईई एडवांस के लिए जो भी कंटेंट मैं तुझे दूंगा, जो भी, चाहे मैं जेईई एडवांस सेशन जो भी दूं वो सारे अटेंड करना। तू देखना 60% जेईई एडवांस में 60 to 70% तुझे दिखेगा कि बोले यस सर ये आपके क्लास के द्वारा कराया गया ही पार्ट आया है, और तूने उतना छोड़ 50% भी तूने जेईई एडवांस में कर लिया, तुझे 1000 के आसपास तेरी रैंक आ जाएगी। और देखना तेरे इस बैच में से लेके आएंगे लोग, ठीक है, 1 साल के बाद, ठीक है, 1 साल के बाद इसी बैच से बड़े बड़े सिलेक्शन निकलेंगे जिनसे हम लोग खूब बातें करेंगे, उनके यूट्यूब पे इंटरव्यूज आएंगे और वो यही बात बोलेंगे, सब पूरे साल में रेगुलर रहा, सब पूरे साल मैंने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो किया, सब पूरे साल मैंने सारे लेक्चर अच्छे से अटेंड किए, हमने सारा होमवर्क किया, सारी डीपीपी की, सारी जो आपने सीबी में होमवर्क दिया वो सब हमने पूरे साल किया। तुझे बस यही करना है बस।
ठीक है, 7-8 महीने की बात है, और कल से हम लोग मजाएंगे फोड़ा फाड़ी नेक्स्ट लेवल की। क्लियर है? ओके, 11 की टेंशन बिल्कुल मत लेना, मेरे ऊपर छोड़ दे, कैसा कराना मेरा काम है। ओके ठीक है बंधु? ओके हाँ, और प्लीज यार इस बात को माइंड मत करना सर आज आपने कम पढ़ाया, आज कम ही पढ़ाना था, ठीक है, कल पढ़ाएंगे बढ़िया, कल 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 तो कंटेंट एकदम डबल हो जाएगा आज से। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग अपने ऐप पर। टेक केयर, ध्यान रखते हैं, कल मिलते हैं फिर। ओके मेरे भाई, ओके बाय। आज की बात को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, कल सीधा एकदम डे 1 से फोड़ा फाड़ी मचाएंगे। टेक केयर मेरे भाई।